अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। दिन का आगाज़ हमेशा मैं कहती हूँ आपने खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, पॉजिटिव थॉट्स के साथ, फुल एनर्जेटिक होकर अपने दिन का आगाज़ करें तो यकीन जाने ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। आप जब करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप पॉजिटिव रहते हैं, खुश इखलाकी के साथ जब आप उठते हैं, अच्छी कोई सोच सोचते हैं तो पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरता है। फैमिली के साथ रह रहे हैं तो क्या ही बात है, नहले पे दहला है कि सुबह उठते ही फैमिली के साथ कोई अच्छी सी प्यारी सी बात करें, मुस्कुराते हुए फेस के साथ उन्हें गुड मॉर्निंग कहें, उनके साथ नाश्ता करें, देन ऑफिस जाएँ, कोलीग को सलाम करें, गुड मॉर्निंग करें, अच्छी अच्छी बातें सोचें, अच्छी कोई मस्ती मजाक उनके साथ करें, यकीन जाने पूरा दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। यही रूटीन आपकी शामिल होगी ना आपकी ज़िंदगी में तो पूरी ज़िंदगी आपकी खूबसूरत हो सकती है। हम हमेशा चाहते हैं हमारे नाज़रीन की ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत रहे, खुशियों से भरपूर रहे। खूबसूरती की जब बात की है, ज़िंदगी तो खूबसूरत हम बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में। अब हमने एक और चीज़ को खूबसूरत बनाना है, वो पता क्या है? जहाँ हम रहते हैं, यानी कि हमारे घर को। अच्छा, घर को किस तरह से हम खूबसूरत बना सकते हैं? अब घर में ये तो नहीं है कि बस हमने बिस्तर लगा दिया है और सोना है और बस किचन में जाना है, खाना बनाना है और खाना है, दैट्स इट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं कि उनको आप अपनी नेचर के मुताबिक, आप जिस तरह के कलर, जिस तरह कि वो तमाम जो डिज़ाइन है घर का, फर्नीचर की बात करें या बाकी जो चीज़ें वहाँ पे मौजूद घर में होती हैं उसकी बात करें, तो एक अपनी सोच होती है, एक अपनी पसंदीदा चीज़ें होती हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर तमाम इन्वायरमेंट घर का हो तो इंसान जैसी घर में एंटर होता है ना, मेन डोर ओपन करता है, घर में एंटर होता है तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने अपने घर को अपने मुताबिक सेट किया हुआ होता है, उसको खूबसूरत बनाया हुआ होता है, उसको सजा के रखा हुआ होता है। इस पे बात करेंगे, लेकिन सजावट के साथ साथ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ होती है आपका इखलाक। अगर आपका इखलाक अच्छा है ना, यकीन जाने आप एक सादा घर में भी रहते हैं ना, एंटर होंगे, आपका इखलाक इतना खूबसूरत होगा ना कि आपको एक सादा चीज़ में भी ना खूबसूरती दिखाई देती है। अनफॉर्चुनेटली इस टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर ये खूबसूरती ना कहीं हमने अपनी हाथों से, अपने ही गलतियों की वजह से इसको कहीं गुम कर दिया है। तो इस इखलाकी खूबसूरती को, घर की सजावट यानी कि इखलाकी खूबसूरती से जो घर को हम खूबसूरत बना सकते हैं, सजा सकते हैं, उसको और खिलखिलाता रख सकते हैं, इस खूबसूरती को ढूंढने की ज़रूरत है। तो आज इस प्रोग्राम में हम उस खूबसूरती को ढूंढने वाले हैं और वो हमें ढूंढ के कौन देंगी? हमारी आज की गेस्ट, जो कि इंटीरियर डिज़ाइनर है माशाल्लाह से। इसके साथ साथ आप एग्जेक्टिव मेंबर हैं इस्लामाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। इसके साथ और दीगर ढेर सारे यानी कि वो काम करती हैं, मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हम उनसे जानेंगे इंटीरियर के बारे में, क्योंकि घर की हमने सजावट की बात की है तो इंटीरियर के हवाले से जानेंगे, लेकिन साथ में इखलाक को मद्देनजर रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम राबिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, हम घर की सजावट की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें इखलाकी खूबसूरती, तो दो आज चीज़ें हैं, इखलाकी खूबसूरती है और घर की सजावट है। पहले आप किसको डिफाइन करेंगे? इखलाकी खूबसूरती मैं तो इखलाकी खूबसूरती को ही करूँगी सबसे पहले, क्योंकि आपका इखलाक अच्छा है हाँ। तो आपका घर जो है वो उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। यस। ये मेन चीज़ है कि अगर आप खुद इनर आपका अच्छा है, आपका इखलाक अच्छा है, आप लोगों को अच्छा एंटरटेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देखें घर बनता ही आपके इखलाक, प्यार, मोहब्बत और खलूस से है। बिल्कुल ऐसे। तो और उसके साथ जो चार चांद लगते हैं वो लगते हैं, जो हम कहते हैं कि इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बुलाएं और अपने घर में और उसको खूबसूरत बनाएं, क्या बात। और उसको ऐसे आप डिज़ाइन करें। हाँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे पैसा ही लगाएं, तो आप इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला सकते हैं और अपने डिज़ाइन कर सकते हैं घर को। ये एक लो बजट में भी आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर की वैसे ही आपको पता है कि बहुत हाइप है। अच्छा, और ये इंटीरियर डिज़ाइनर की बात करते हैं ना, ये नो डाउट कि जितना आप लोग चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं उतना हम नहीं, क्योंकि जो जिसका काम, जिसकी फील्ड, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन जैसे इंटीरियर डिज़ाइनर की हम बात करते हैं कि उसको घर में बुलाते हैं और ज़रा घर की डेकोरेशन उनसे करवाते हैं, ज़रा मैप वगैरह लेते हैं, लेकिन वो एक अजीब से थॉट माइंड में आ जाते हैं, बड़ा महंगा होगा, बड़े पैसे लेगा, बजट जो है ना वो आउट ऑफ बजट हम हो जाएंगे। ये क्यों है? देखिए, लोगों को ये लगता है आउट ऑफ बजट के इंटीरियर डिज़ाइनर्स अपना कुछ मार्जिन रखते हैं,
اور اگر ہمیں ایک چیز 100 روپیز میں مل رہی ہے تو شاید انٹیریئر ڈیزائنر ہمیں اس کو ڈبل میں ہم سے چارجز لے گا, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو میرے خیال سے انٹیریئر ڈیزائنر یا آرکیٹیکٹ کو جب آپ ہائر کرتے ہیں تو آپ اپنے پیسے کو بچا رہے ہوتے ہیں. پیسہ آپ کا اس میں ضائع نہیں ہوتا, کیونکہ میرے پاس میجورٹی الحمدللہ مطلب بیاز انٹیریئر از مائی کمپنی, اور اس وقت پنڈی اسلام آباد میں بھی میں نے بہت مطلب پاکستان میں بھی بیسیکلی ڈفرینٹ سٹیز میں بھی ہمارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو ٹوٹلی اٹس لائک آئی ایم اونلی ڈیزائنر ان سگنیچر لائن ڈیزائن, کہ میں صرف ہم سگنیچر لائن پہ کام کر رہے ہیں کہ ایک ڈیزائن کو ہم ریپلیکیٹ نہیں کرتے ہیں. تو اس پہ یہ ہوتا ہے کہ میرے جو پروجیکٹس ہیں وہ بڑے یونیک پروجیکٹس ہیں. تو اس پہ ہوتا ہے یہ کہ جب لوگ مجھے بلاتے ہیں تو ان کو ہوتا ہے کہ بیا کو بلایا جائے, بیاز انٹیریئر کو, کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے بجٹ میں بھی کر دیں گی, اور ہمیں اگر دیکھیں گھر کو ریویمپ زیادہ تر پاکستان میں زیادہ جو ٹرینڈ ہے نا ریویمپ کرواتے ہیں لوگ گھروں کو, اور جو گھر نئے بن رہے ہوتے ہیں ان کو بھی میرا ہمیشہ سے یہی مشورہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ گھر کو آپ پورا کمپلیٹ کر لیں, فنیشنگ کر لیں, فنیشنگ کے بعد پھر ڈیزائنر کو بلائیں. لیکن اب لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے کہ جب آپ گھر کو سٹارٹ لیتے ہیں نا, آرکیٹیکٹ اینڈ انٹیریئر ڈیزائنر یہ ساتھ ہی ایک ہی پینل پہ کام کرتے ہیں, کیونکہ ہم لوگ پھر بعد میں کبھی سیلنگز چینج کرا رہے ہیں, کبھی ہم والز نکلوا رہے ہیں, کبھی ہم ڈیزائنز کروا رہے ہیں, مطلب ونڈو یہاں نہیں وہاں ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اب لوگ جو ہیں اس چیز پہ جب ریویمپ بھی کراتے ہیں, مطلب میں اپنے بارے میں بات کروں گی کہ میں وہ ڈیزائنر ہوں جو سم ٹائم لوگوں نے میرا نام رکھا ہوا ریسکیو 11, کہ وہ کہتے ہیں میم جب ہمارا کام بالکل 10 لوگوں سے کرانے کے بعد ہم آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمارے بجٹ میں کام کر دیں گے, بیکاز میں پیشن. ایک ہوتا ہے یا تو آپ پیسہ کما لیں, اس کو بزنس ایز اے بزنس آپ پھر اس کو چلا رہے ہیں نا, اور ایک ہوتا ہے آپ کا پیشن. پیشن تب ہوتا ہے جو انہیریٹڈ ہوتا ہے, because my father he was also designer, اور بھی NCA سے گریجویٹ تھے, اور مطلب ماشاءاللہ ان کا بھی ایک بڑا ایک لمبا ایک پروفائل ہے. تو obviously کہ اب ان سے ہمیں جو اور ایک انہیریٹنس ہوتی ہے نا آپ کی فیملی میں, تو اب مجھے بچپن سے ویسے ہی شوق تھا کلرز کے ساتھ پلے کرنا. ابھی بھی اسٹل کہ لوگ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ فیشن ڈیزائنر ہیں, میں نے کہا ہاں میں فیشن ڈیزائننگ میں نے پڑھی بھی ضرور ہے, لیکن میں ابھی اس فیلڈ میں آئی نہیں somehow. کیونکہ میرے کچھ ڈریسز کچھ چیزیں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے کپڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا آپ کلرز کے ساتھ نا کانٹراسٹ کرتی ہیں, اور میرا بس تھوڑا سا یہی ہے. تو میں ان سے یہ کہتی ہوں میں اس لیے وہ کپڑوں کے کانٹراسٹ کرتی ہوں کہ جب میں اپنا کوئی بھی پروجیکٹ کر رہی ہوتی ہوں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کلرز کے ساتھ. اب موڈ بورڈ بھی دیتے ہیں, اب تو 3Ds آ گئے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اس کے ساتھ کرتی میں یہ کیونکہ جیسے اگر کوئی بھی کومبو میں لے کے جا رہی ہوں تو میں اسی طرح کی ڈریسنگ کر کے ادھر جاتی ہوں, ان کو کہتی ہوں کہ ناؤ یو کین سی دا کلر, تو آپ مجھے دیکھیں آپ کو اچھا لگ رہا ہے. وہی بات ہے نا کہ جو جس بندے نے پڑھا ہوا ہے, جو اس فیلڈ سے ہے, وہی جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کس دائرہ میں رہتے ہوئے کرنا. چونکہ ہم گھر کی سجاوٹ کی بات کریں لیکن ساتھ میں اخلاق ہے. اب آپ نے جیسے میں نے بات کی کہ لوگ انٹیریئر ڈیزائنر کو ہائر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یہ تو بڑا مہنگا ہوگا اور آؤٹ آف بجٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے افورڈ کر لیا, جیسے تیسے مہنگا ہے سستا ہے جو بھی ہو رہا ہے. اب اگر آپ کے گھر میں پیار محبت نہیں ہے, اتفاق نہیں ہے, آپ ایک دوسرے کو کوالٹی ٹائم نہیں دے پا رہے, تو سجاوٹ کا کیا فائدہ؟ بالکل. دیکھیں اب چیزیں یہاں پہ یہ بھی بڑا زبردست آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ کچھ ایسی فیملیز بھی میں نے دیکھی, ایسے کلائنٹس دیکھے بہت پیسہ تھا ان کے پاس, ٹھیک ہے, انہوں نے مجھے کہا کہ بس آپ آؤٹ آف دس ورلڈ جو بھی ہے آپ کرنا چاہیں کریں, کیونکہ وہ اپنی فرسٹریشن اپنی انگزائٹیز ان چیزوں پہ نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو فیملی ہے, میں مطلب یہ نہیں کہہ رہی کہ مطلب اس میں دیکھیں کوئی بھی ہو سکتا ہے فیملی میں, چاہے آپ کا ہسبینڈ ہے, کہیں آپ کو آزمائش ہے, کہیں آپ کے بچے سے ہے, کہیں آپ کو ان لاس سے ہے, کہیں آپ کو کام سے, ہر بندہ اس وقت کسی ایک فیز پہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کے کچھ ٹراماز ہیں, کچھ فیزز ہیں جو آپ سارے دن میں جب آپ صبح بھی اٹھتے ہیں یا کچھ ہیں تو اس میں what they want کہ ہمارے گھر میں سٹریس تو ہے, ٹھیک ہے. اب سٹریس کو اوور کم کیسے کرنا ہے آپ نے سٹریس کو دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ گھر تو آپ کا خوبصورت ہو گیا, بن گیا, اب اس کو اور مزید خوبصورت کیسے بنانا ہے, یہ آپ کا انر ہے, یہ آپ کی تھاٹس ہیں, یہ آپ کی فیلنگز ہیں. جب آپ کی سوچ ہر وقت چلتی رہے گی, مجھے کسی نے بات کی کہ جیسے کہ کوئی کوے ہوتے ہیں, ان کا کوئی بچہ مر جائے تو وہ اتنا شور مچتا ہے, تو اسی طرح وہ ایک دو اتنی ساؤنڈز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح ہماری تھاٹس ہیں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو ایک سوچتے ہیں تو اس کے ساتھ کنیکٹ, مطلب 76,000 تھاٹس جو ہیں وہ ہم ایٹ اے ٹائم سوچ رہے ہوتے ہیں. تو جب
उसको आप चल रहे, अगर आपका मूड अच्छा है तो आप अपने घर को अच्छा एनवायरनमेंट दे सकते हैं। और एक खातून को, एक जो घर में होती है, उसको पीस ऑफ माइंड देना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में, क्योंकि देखिए उसने घर भी देखना है, बच्चे भी देखने, खाविंद को भी देखना है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो काम भी कर रही हैं, मुझ जैसी जो वर्किंग लेडीज़ हैं तो उनको भी देखना है। हाँ। अब जैसा मैं इस्लामाबाद वुमेन चेंबर में हूँ, मैं आपसे उनकी भी बात करूँगी। हमारे पास इस तरह की मतलब माशाल्लाह इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म कि इसमें हर तरह की खातून है जो कि काम कर रही है। उसमें बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो अपने उन्होंने छोटे बिजनेस स्टार्ट किए हुए, सिर्फ इसलिए, कुछ तो ऐसी हैं वो कहती हैं हमें टाइम पास करना है, क्योंकि हम घर में क्या करें, वी हैव टू डू समथिंग। अब सम टाइम हमारे डिजाइन्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लोग कहते हैं कि आपका डिजाइन जो है कॉपी हो रहा है, आपका ब्लैक में सेल हो रहा है डिजाइन, क्योंकि हम लोग डिजाइन को रेप्लिकेट नहीं करते हैं। एवरी डे इज ए न्यू डिजाइन, एवरी डे इज इनोवेशन। मेरा ये है कि बस अपना है कि बस मैंने एक दफा कर दिया तो मैंने दोबारा नहीं करना। तो मेरा दिल ये होता है कि बस हर दिन मुझे एक नई क्रिएशन चाहिए, कुछ नया। सुबह आप उठते हैं ना जब, तो मेरा एक है कि मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तुम इतना सारा कुछ कैसे मैनेज कर रही होती हो, तो मैंने कहा वो इसलिए क्योंकि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे माइंड में ना सारा स्केड्यूल होता है पूरे दिन का कि मुझे ये, और उसमें फिर अच्छाइयाँ कि आपने अच्छा क्या करना है, और रात को सोते वक्त ये सोचते हैं कि मैंने दिन में अच्छी चीज क्या की थी, वो है पीस ऑफ माइंड, कि आपने कहीं किसी के लिए अच्छा किया, किसी को स्माइल दी आपने। और अगर आप इखलाक, इसमें मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक लेनी है। जी। ब्रेक के बाद नाज़रीन, दो खवातीन हैं, खामोश नहीं होने वाली लेकिन ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं इखलाकी खूबसूरती की, कि अगर आपका इखलाक अच्छा है तो जो हम घर की सजावट में इतना उलझते हैं, इतने पैसे लगाते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आपका इखलाक अच्छा हो जाएगा, इखलाक से खूबसूरती छलक रही होगी, तो घर की सजावट में तो ऑटोमेटिकली जो है वो खूबसूरती आ जाएगी। राबिया से हम बात करें। राबिया, यकीनन ख़वातीन जो हैं वो अगर घर में रहें, अगर वर्किंग लेडी हैं तो भी, अगर हाउस वाइफ है तो भी, तो वो अपने घर में खूबसूरती चाहती है कहीं ना कहीं, चाहे वो इंटीरियर के हवाले से हो, माहौल के हवाले से हो, फैमिली के साथ हो, वो हर लिहाज से खूबसूरती चाहेगी। लेकिन जो इस वक्त के हालात हैं, अगर स्पेशली मैं बात करूँ, हमारी टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन हमने इसका इस्तेमाल जो है उसको अपने लिए नेगेटिव बना दिया। तो उसकी वजह से ये जो घर की खूबसूरती है, यानी कि इखलाकी खूबसूरती की जो मैं बात कर रही हूँ, वो कहीं खो गई है। जी बिल्कुल, देखें क्यों खोई है, यही तो मैंने आपको भी जिस तरह बताया कि लोगों में वो अपनी चीज़ों में रहना पसंद नहीं करते। रोज़ाना जिस तरह इस वक्त आप देखें कि टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, और आप घर अच्छा बाहर ना भी निकलें तो इस मोबाइल और ये आप सब कुछ देख रहे हैं। जब आप सब चीज़ें देखते हैं, अब लोगों में ना थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन क्यों होती है, अब वो देख रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये क्यों नहीं है, अब ये चीज़ क्यों नहीं है, अब मैंने ये लेनी है, उस पे खुश नहीं, लेकिन जो नहीं है उसके चक्रों में अपनी जिंदगी, अपना और आप बाहर जाएं तो चीजें देखिए बढ़ती जा रही हैं। पहले आपकी जो चीज थी ना, लाइक अगर कोई 10,000 की चीज है, आज वो 30,000 की है, ठीक है। अब आपका हो क्या रहा है कि आप मेहनत करते हैं एक टाइम तक कि मैंने ये चीज लेनी है, जब तक बाय द टाइम आप वहां तक आते हैं तो वो चीज ऊपर जा चुकी होती है, तो आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। अब घर में बच्चों की फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखिए बच्चे आजकल जिस तरह उनकी तरबियत की जा रही है, उसकी तरबियत में मैं ज़रूर बात करूंगी कि देखें स्कूल है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, घर, ये सब इधर हम सबका कसूर है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑब्वियस ये बच्चे हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हैं और हमसे ज़्यादा वो समझते हैं, और आजकल वो हमारे पेरेंट्स हैं बेसिकली, वो हमें सिखाते हैं, हम उनको नहीं सिखा सकते। लेकिन देखिए मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं कि जिनको आप समझाएं, उनकी तरबियत, उनकी जो बैकग्राउंड, उनकी जो उनकी तरबियत माँ बाप दे रहे हैं, तो वो ज़रूर आपकी बात को सुनते हैं, लेकिन सिखाने का तरीका है वो तरीका नहीं है जो हमारा था। हमारा तो डिफरेंट था, हम जैसे तैसे करके समझ जाते थे, आज के बच्चे अब नहीं समझते। तो अब घर में देखें बच्चे आपके
कुछ डी ट्रैक हुए हैं, ठीक है, कुछ नहीं, मेजॉरिटी बच्चे डी ट्रैक हैं। और वो क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स के पास इधर टाइम नहीं, पेरेंट्स अपनी सोशलाइजिंग में हैं। मैं खुद अपनी बात करूंगी कि मैं अब काफी जब मेरा बेटा बड़ा हो गया तो माशाल्लाह ही इज नाउ 23 इयर्स ओल्ड, तो लेकिन वो अब ग्रेजुएट होके वापस आया या कुछ है, लेकिन उस जब वो नहीं था यहाँ तो मैंने उस टाइम पे बहुत दिन रात मेहनत की अपने बिजनेस के लिए, तो उस वो टाइम मुझे मिला। उससे पहले ये था कि मैंने उसको प्रॉपर टाइम दिया उस बच्चे को। मेरा एक ही बेटा है तो, लेकिन ठीक है, लोग ऐसे कहते हैं तुम्हारा एक बेटा इसलिए तुमने टाइम दिया, इसलिए तुम्हें, ऐसा नहीं है। बच्चे चाहे 10 हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, तरबियत तो घर की है ना। पेरेंट्स खुद अच्छे हैं, पेरेंट्स को देख के बच्चा आगे रेप्लिकेट होता है। आप उस सांचे से दे रहे हैं ना, आप अगर पेरेंट्स जो हैं वो एग्रेसिव हैं तो बच्चा एग्रेसिव होगा। और इस वक्त अब देखिए बच्चों के सामने हम क्या क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर हम कहेंगे कि घर में सुकून हो, घर में माहौल अच्छा रहे, घर में इखलाकियात रहें, कहाँ से रहेंगे? अब फादर कहीं स्ट्रिक्ट हैं, कहीं मदर स्ट्रिक्ट हैं, कहीं मदर स्ट्रिक्ट हैं, कहीं फादर स्ट्रिक्ट हैं। होता ये कि बच्चे आपसे सम टाइम प्ले कर रहे होते हैं, वो जो उनके पास माँ के पास चले जाएंगे तो माँ बीच में पिस रही होती है। असल में आपको वही बात करना चाह रही थी कि घर में मेन आपकी जो औरत है ना, उसका ज़हनी जो है ना सुकून होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। और हमारी ज़्यादातर जो ख़वातीन है ना, वही इस वक्त स्ट्रेस दे भी रही हैं, माशरे में ले भी रही हैं। मैं खुद एक औरत हूँ। अच्छा, ये गलती हम ख़वातीन की अपनी ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमने जो सोसाइटी में चीज़ें हैं जो आर्जी टेम्परेरी जो खुशियाँ लेकर आते हैं ना और परमानेंट, उन चीज़ों को अपने ऊपर हम हावी किए जा रहे हैं, उन चीज़ों की हम डिमांड्स करें, उन चीज़ों की हम ख्वाहिश किए जा रहे हैं। तो जब अब वो हमारे जब पहुंच से दूर हैं तो हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, तो स्ट्रेस में हम भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए फिर होता यही है कि जब अच्छा, और कुछ खवातीन ऐसी हैं कि जो काम कर रही हैं, कहीं अगर आप वर्किंग उस पर देख लें तो काम कर रही हैं, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। उनको अप्रिसिएशन इस तरह के काम, यहाँ फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है हमारे माशरे में, यू नो, कि जो बंदा ज़्यादा आपसे, आप बस यहाँ पे एक फेकनेस है हर बंदे के ऊपर कि आपने वो खौल चढ़ाना है और आपने मुनाफकत दिखानी है। हर बंदे में कीना है, हर बंदे में मुनाफकत है, जेलसी है। देखिए एक होता है ना कि एक पॉजिटिव जेलसी होती है, वो प्रोफेशनल जेलसी, इट्स गुड, वो आपको लेके चलती है, आपको पुश करती है। हाँ, लेकिन ये जो आपके अंदर आता है ना कि एक जेलसी फैक्टर आता है कि नहीं वो क्यों तो मैं क्यों नहीं, ऐसा क्यों, और वो दूसरा बंदा आपको ना सामने कुछ है पीछे कुछ है, और ये आम सी बात है, आम सी बात है। तो इसलिए जब आपके अंदर ये नेगेटिविटीज हैं तो उन नेगेटिविटीज को आपने क्लियर कैसे करना है, पहले तो आप अपने अंदर खुद देखें, अपनी गलतियों को देखें, बजाय इसके कि आप किसी के ऊपर उंगली उठाएं। अनफॉर्चुनेटली राबिया, हम अपनी गलती नहीं देखेंगे, सामने वाले से गलतियां निकालें। अच्छा, वो खुद सब कुछ कर रहा होगा, वो सब कुछ कर रहा होगा, वो गलत नहीं होगा, नहीं वो गलत नहीं, उसको अपना पता भी नहीं है। लेकिन मैं आपको कहूँगी, देखिए 10 में से अगर आप किसी से, मैं खुद काउंसलिंग भी करती हूँ, तो मैं जब किसी को पॉजिटिविटी पे बात करती हूँ तो मैं उनसे कहती हूँ, देखिए मैं जिंदगी में ना, मैं भी इंसान हूँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ, ऑब्वियसली गलती हो जाती है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन देखें कि आप अगर किसी से मुलाकात करते हैं कुछ, अगर आपको लग रहा है ना किसी बंदी से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, देखिए फीलिंग्स आती हैं, अल्लाह पाक ने ये हिस्स रखी तो है, आप उसको ना बुरा ना कहो। आप क्या करो, इसके लिए एक ये है कि अगर आपको अपने खाविन से, औलाद से, घर में, फ्रेंड से, किसी से भी तो आप उसको ना अपने एनर में ये देखो कि अच्छा मुझसे क्या गलती हो रही है, पहले मैं ऐसा, अगर मुझे ये चीज बुरी लग रही है तो आप वो मत करें। जो सबसे पहले कि आप किसी पे ना उंगली उठाएं। मैं ये कहती हूँ, मुझे कोई चीज भी किसी से बुरी लगती है ना, तो मैं सबसे पहले कहती हूँ कि जब मुझे ये बुरी लगी है तो मैंने ये चीज कभी जिंदगी में नहीं करनी। सामने वाले को भी लग सकती है, नहीं तो आप मत करो, रिएक्शन होगा। आप जब नहीं करोगी, आप एक दफा प्यार से करोगी, 2 दफा, 3 दफा, देखो एक बंदा जो आपको पसंद भी नहीं कर रहा है तो आप उसको प्यार से देखो, आप उसके साथ अच्छा बिहेव करो। आप एक दफा, अल्लाह ने भी कहा है ना, प्यार बहुत बड़ी ताकत है, तो आप प्यार से, पॉजिटिव वे से आप उसके साथ चलो। आप यकीन करो, मेरे साथ ऐसे ऐसे लोग थे जो कहते हैं कि लाइफ में आते हैं ऐसे कि जो नेगेटिव भी होते हैं, आपके संग का कंपटीशन भी होता है, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मैंने ना उनको प्यार से जीता, और आज वो मेरे इतने क्लोज हैं कि मतलब मैं उनके साथ, कि वो मुझे खुद ये कहते हैं कि यार हम, मतलब यू आर माय फेवरेट। तो अब मुझे खुद समझ नहीं आ, मैं कहती हूँ देखो एक वो टाइम था कि देखिए कहते हैं ना कि ये या इस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको फिर थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको सब्र से काम लेना होता है। फिर आप ये नहीं कि ये फलां मुझे पसंद नहीं कर रहा, ये मेरे साथ ज्यादती किया जा रहा है, ये मेरे मुताबिक ये
नहीं चल रहा, ये काम नहीं हो रहा, अगर ये जल्दबाजी दिखाएंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला। देखिए बदतमीजी बोलना, आपका लफ्ज, आपकी सोच, जो भी आप बोल रहे हैं ना, सोच समझ के बोलें, क्योंकि आपका जो वर्ड है ना वही लगता है किसी को। बोलते पहले सोचते बाद में रियलाइज करते हैं, था ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए हस्बैंड वाइफ में भी ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये चीज है घर में, ये क्या है, ये हस्बैंड वाइफ में है ना, क्या मार धाड़ कर चीज चिगाड़ कर लेंगे, बाद में कहेंगे नहीं नहीं बच्चों के सामने ऐसा नहीं करना। अच्छा आपने बच्चों के सामने, और आप टॉन्टिंग बहुत ज्यादा है हमारे मुल्क में, कि हर बात पे किसी ने कोई ताना, अच्छा आपने काम नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, लेकिन जो तुमने किया है ना वो तो भूल गए ना, जो तुमने नहीं किया और तुमने ये चीजें, अच्छा ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपका ब्रेन जो है ना वो नेगेटिव वे में लेके जाती है। तो आप स्ट्रेसफुल, अब आप खुश हैं, आप फिट कर रहे हैं, तो आप सुबह उठती हैं, आप फ्रेश मूड में, आपको एक अलग से किसी ने फजूल सी एक बात, छोटी सी बात ही कर दी कि तुमने भाई ये ग्लास इधर क्यों रखा था, तुमने यहाँ भाई रखा था, अच्छा चलो इट्स ओके, तो हम उठा के वहां रख सकते हैं, आप प्यार से बोल दो। लेकिन नहीं, वो प्यार से नहीं बोलना, और वो लड़ाई झगड़ा, और जो सुबह सुबह झगड़ा है, फिर बच्चे देख रहे हैं, फिर उसके बाद आप ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस का माहौल खराब कर रहे हैं, फिर आपका काम सारा डिस्टर्ब हो रहा है, आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, आप रोड पे लड़ रहे हैं, घर से वो चेंज शुरू हो रही है, और कहाँ आप ये देखो अब रोड तक पहुंचती है। मैंने तो रोड्स पे लोगों को देखा है कि कुछ भी नहीं होता तो वो लड़ रहे होते हैं, इशारे, घर की फ्रस्ट्रेशन, घर का नजर आ रहा है, टेंशन। हाँ, तो इसलिए मतलब आप अपने आप को अंदर, अपने आप को साफ करना जो है ना, कोशिश करें कि अपने आप की जो कहते हैं ना सफाई करें सबसे पहले, और रात को सोने से पहले ना जरूर ये देखें कि एक बैग लेके सुबह चलें और देखें कि इस बैग में आपने कितना गंद डाला है और कितनी अच्छी चीजें डाली हैं। उन दोनों को ना रात को सोने से पहले अपना एनालाइज करें कि क्या हमने इस बैग में कितनी अच्छी चीजें, वो नेकियां हैं, वो जो नेकी अल्लाह के पास चलेगी, ये तो हमने दुनिया के लिए किया ना अच्छा बुरा, लेकिन अल्लाह के लिए क्या किया उस बैग से, वही आपकी आखिरत है। यू नेवर नो कि अगला मिनट आपका है कि नहीं है। तो आप इस चीज पे लोग नहीं बिलीव कर रहे ना, इस चीज पे लोगों के माइंड में सिर्फ ये है हमने सदा जिंदा रहना है। एक वो मादियत परस्ती की दौड़, बस उसी में हम लगे हुए हैं। बिल्कुल, किसको हमारी वजह से नुकसान हो रहा है, किसकी हक तलफी हो रही है, किसको हम हर्ट किए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं जान रहे, बिल्कुल परवाह ही नहीं किए हुए, कुछ भी नहीं है। अब देखिए औरत है, चाहे बच्चा है, चाहे मर्द है, चाहे कोई है, आपने बस ना, मैं ये कहती हूँ नीयत अच्छी रखें, लोगों को सपोर्ट करें, साथ लेके चलें। जहां अब जिस तरह मेरा इंटीरियर का है तो मैंने सोचा कि मेरा अंडर वन अम्ब्रेला जितनी खवातीन हैं जो रिलेटेड हाउस होल्ड हैं वो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं उनको सपोर्ट करूंगी, ताकि हम जो बाहर से चीजें ले रहे हैं हम अपने मुल्क की औरतों को सपोर्ट करें, अपनी चीजों को सपोर्ट करें। इससे होगा क्या कि उनको भी बिजनेस मिलेगा, प्लस अब इसी तरह हमारे चेंबर में भी ऐसा ही है कि हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे सेशंस होते हैं, हमारे काफ़ी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मुझे इस्लामिक वुमेन चेंबर के बिहाफ पे ही आई वाज नॉमिनेटेड एज इंटीरियर डिज़ाइनर, मुझे प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला, उसमें बेस्ट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड, और अभी मुझे एक और अवार्ड मिला ह्यूमन डेवलपमेंट पे, बिकॉज आई एम इंटरप्रेटर एज वेल इन साइन लैंग्वेज। तो मैंने मतलब बहुत कुछ किया है लाइफ में। इस तरह अगर हर इंसान जो है वो जो इसके साथ है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड्स हैं, चाहे वो कुलीग हैं, उनके साथ इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ मिलजुल कर काम करना शुरू कर दें, तो हम जो कह रहे हैं ना कि घर की खूबसूरती, घर में खूबसूरती छलकती है। देखिए आपका ऑफिस भी आपका घर है, अब जहाँ काम कर रहे हैं वो आपका घर है, बिल्कुल आप घर में रहते हैं वो तो घर है ही, घर तो है। जहाँ आप जिन जिन जगहों पे जा रहे हैं, जहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जिन लोगों के साथ कर रहे हैं, वो घर और फैमिली है। देखिए घर वही, अब मैं वही कहना, अपने इनर को, आउटर तो हमें ग्लैमर इस वक्त है, आउटर को तो हम बहुत पैसा लगा रहे हैं, खूबसूरती, अच्छा आप इनर को भी तो ठीक करें ना। इनर का क्या है कि चले, मैं ये कहती हूँ कुछ ना करें, दिल काले हों और फेस को गोरा करने की बात, क्या फायदा इस चीज का, आपके अंदर तो काला चल रही है, और उसके लिए देखिए आपका क्या, मैं तो ये कहती हूँ कि देखिए मैं कोई इस तरह कि मैं बहुत इस्लामी उसमें मैं बात करूँ, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट करें, आप नमाज पढ़ सकते हैं अपना टाइम निकाल के, वो भी आपका इनर क्लीनिंग है, 5 टाइम, ठीक है, तो 5 वक्त में अल्लाह ताला आपकी सफाई करता है। ठीक है, अरब ये बात मुकम्मल करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस बात को हम मुकम्मल करते हैं नाज़रीन, कि वाकई अपने इखलाक जो है उसको देखना, अपनी इस्लाह करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मज़ीद भी हम राबिया से सोल्यूशन लेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज बहुत ही खूबसूरत हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ज़रूरत भी थी जब हम इखलाक की बात करते हैं और इस वक्त माशरे के हालात देखते हैं, घरों के हालात देखते हैं, इवन अपने अंदर झांक के देखें तो हमें वाकई लगेगा कि इखलाकियात की कमी है। हम डेकोरेशन की बात करते हैं, सजावट की बात करते हैं, जब आपके इखलाक में सजावट नहीं होगी, खूबसूरती नहीं होगी, तो बाकी चीज़ों की सजावट आप क्या करेंगे। राबे इसी पे बात कर रहे थे, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमारे नाज़रीन को बता रही थी। जी, तो उसमें बस मेरा यही था कि देखिए आप अपनी जो है ना नेचर से प्यार करना सीखें, नमाज पढ़ लें, कुछ चलते फिरते दरूद शरीफ पढ़ लें आप। देखें ये वो है जिस पे आपको टाइम नहीं लगना। आप गलत बात जो सोच रहे हैं ना, बोल रहे हैं, उससे बेहतर है कि जब ड्राइव कर रहे हैं तो दरूद शरीफ पढ़ लें। कोई दरूद शरीफ पढ़ते रहे ना, अब मेरी एक आदत है, मैं स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और आपको पता है ये इतना बड़ा मिरेकल है, ये कहने जो लिखा होता है ना कि आप ये पढ़े तो ये होगा, ये हकीकत है। मैं इस पे इसलिए बिलीव क्योंकि मैंने इस पे ना इम्प्लीमेंट करके देखा है। सेम बिलीव है हमारा। ठीक है, अब आप रोड पे जाए, ट्रैफिक होती है, मैंने हमेशा, मेरे हस्बैंड अक्सर मुझे कहते हैं कि यार वो तुम अभी लग रहा पढ़ नहीं रही हो। मैंने कहा हाँ, मैं भी ना कहीं माइंड मेरा वो इसलिए क्योंकि अच्छा मैंने दरूद शरीफ की मुझे एक आदत है, तो वो जब पढ़ती हूँ आप सोचो कि इतना रश होता है, मेरी गाड़ी बहुत रेयर है कि मैं कहीं स्टक होती हूँ। एक अकीदा भी है कि आप एक ना यकीन के साथ आप पढ़ रहे हैं कि मैं दरूद शरीफ पढ़ रही हूँ तो ये चीज हो जाएगी, वो हो जाती है और हर काम हो जाता है। अगर आपका यकीन सिस्टम अच्छा नहीं है ना, आपका बिलीफ स्ट्रांग नहीं है, आपका कोई अकीदा नहीं है, तो वो नहीं होगा। तो आप क्योंकि आप शक व शुबहात में ना आपका देखें इनर ही क्लियर नहीं है। और दूसरे के आपके दिल में अल्लाह का कहीं ना कहीं अल्लाह ने आपको 10% भी कहीं जगह दी है ना, तो इसका मतलब आप अल्लाह के करीब हैं, आप अल्लाह के प्यारे हैं, तो आप अल्लाह को बुलाएं। अल्लाह इज ऑलवेज विद यू। लेकिन बात ये है कि दिल का साफ होना, नियत का साफ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर अल्लाह को आप याद भी कर रहे हैं। अब आप जितने अल्लाह ये कहते हैं जहाँ आप अपने फायदे की बात कर रहे हो वहाँ मेरे बंदों का ख्याल बस ख्याल कर लो। इखलाकियात यही है। हाँ, ख्याल कर लो और तो कुछ नहीं है। बंदों का ख्याल करो और अच्छी चीजें सोचो। अच्छी चीजें सोचो, लोगों को अच्छा एनवायरनमेंट दो, लोगों को अच्छी कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट के साथ आप उनको अपना खलूस, अपना प्यार और अपना रवैया बेहतर करो, अमल दिखाओ। वो आपसे इंस्पायर्ड हो, आप इंस्पिरेशन। इन्फ्लुएंसर्स आजकल इतनी है क्या, व्हाट दे आर टीचिंग, मतलब इन्फ्लुएंसर ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी कोई पॉजिटिव वे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, हमारे बच्चे आपको फॉलो कर रहे हैं, तो आप कोई अच्छे ऐसा बताएं ना कि आपको देख के वो क्या हमें एक अच्छी फिगर को फॉलो, रोल मॉडल बने। अब जैसा मैंने अभी मिरेकल इन ग्लोइंग गार्डन बनाया यू पार्क में भी, मेरे काफी प्रोजेक्ट्स हैं जिस तरह, तो उधर अब 2 साल हो गए। तो अब जो लोग आते हैं वो कहते हैं किसने बनाया ना, कि मतलब कलरफुल है, रंगीन चीजें, मतलब पाकिस्तान का पहला मिरेकल। इसी तरह तो जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, आपके घर में भी ये रंगीनियां झलकनी चाहिए। ये है चीज, आप जब अच्छी चीज पे, अब घर का खूबसूरत होना कि ऑब्वियसली जब आप घर में पीस है आपका, तो आपको अपना घर अच्छा लगता है। आप डार्क कलर्स लगा दें, आप घर को गंदा रखें, या आप क्या कोई घर का कोई ऐसे, सबसे बड़ी गंदगी तो आपके मूड की होगी। क्या जब आप एंटर हुए, आप वही सड़ी हुई शक्ल लेकर, वो एक तल्ख लहजों के साथ आप आए हैं, वो बड़ी उकताहट के साथ बात कर रहे हैं। छोटा सा घर है किसी का, एक का 10 कनाल पर है तो एक का 5 मल्ले पे, वो 2 मल्ले वाला खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि वो एक झुग्गी वाला खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि उनकी डिमांड्स ही नहीं है ना, वो उस पे जो है उसी में खुश, मटेरियलिस्टिक नहीं है ना। वी आर मटेरियलिस्टिक, वी हैव टू मेंटेन आवर स्टेटस, वी हैव टू शो ऑफ कि व्हाट वी आर। ठीक है, ये तो अब मजबूरी हो गई है। अब मैं एज अ डिजाइनर आई नो कि आपको अच्छा स्टेटस, अच्छी चीजें करेंगे तो आपका बिजनेस है, लेकिन आई नो मुझे इस चीज पे समटाइम लोगों ने कहा कि इसे, मैंने कहा इसलिए नहीं है, ये तो मेरा अपना है, मैं अपने लिए तैयार, अपने लिए मैं करती हूँ, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। लेकिन ये प्लस पॉइंट हो गया है मेरे साथ। ठीक है, ये आ प्लस हो गया है अल्लाह की तरफ से। मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं हुई ऐसी। तो अब मैं, जब लोग वो सोचते हैं, वो कहते हैं हाँ क्योंकि आप ना मतलब अच्छी ड्रेसिंग करती हैं, आप फीमेल हैं इसलिए आपको काम मिल जाता है। ऐसा तो नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। आपका काम बोलते हैं, उसमें मेल और फीमेल को छोड़ दे, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं है। और मैं कभी भी किसी के पास काम के लिए नहीं गई हूँ कि मैंने उनसे कहा है कि जी आप मुझे काम दे दें। अल्लाह का शुक्र है, काम खुद आता है और मेरा वर्ड ऑफ माउथ पे आता है। ये आपके इखलाक है,
آپ کا اخلاق جو ہے وہ کریڈیبلٹی آپ کی سب سے پہلے رکھتا ہے. بالکل اخلاق اور پلس کریڈیبلٹی. دیکھیں بہت سے ڈیزائنرز ہیں اچھے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں جی کریڈیبلٹی از نو، کمٹمنٹ نہیں ہے، کریڈیبلٹی نہیں ہے، پیسے لے لیے کام صحیح نہیں دیا. اللہ کا بڑا کرم ہے، وہ صرف اپنے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں پیسہ لے لیے اپنی حد تک، دیٹس اٹ. اب میرے اگلے کا کام ہو نہ ہو، اچھا ہو نہ ہو، ٹائم پہ ہو نہ ہو، ان کو نہیں فرق پڑتا. اب وہ لوگوں سے وہ پیسے تو لے لیتے ہیں، کام بھی کرواتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سے انہوں نے اتنے پیسے لیے میم. اب آپ بتائیں، اب جو میرے پاس آتے ہیں تو جب میں ان کو ٹھیک کر دیتی ہوں چیز تو وہ کہتے ہیں دیکھیں پتہ بھی نہیں چلا آپ نے آن ٹائم کیسے کام ہمیں کر کے دیا. دیکھیں پیشن میں اور پیسہ کمانے میں، اور سب پاکستان میں انٹیریئر ڈیزائنر اینڈ کانٹریکٹر، آرکیٹیکٹ، کارپینٹر، یہ سب انٹیریئر ڈیزائنر کا تو بیچارے کی جو ایک پوسٹ ہماری جو ڈیزگنیشن ہے نا وہ ایک اتنی رول گئی ہے کہ آپ کا کارپینٹر کہتا ہے کہ میں ڈیزائنر ہوں، پینٹر کہتا ہے آئی ایم انٹیریئر ڈیزائنر، کارپیٹ والا، فلور والا، ٹائلز والا، فرنیچر والا، کانٹریکٹر، ایک دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈالے جا رہے ہیں. ایوری بڈی از انٹیریئر ڈیزائنر. تو اب ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم جو پڑھ کر آئے ہیں، بیکاز آئی ایم کوالیفائڈ فرام دبئی چیلسی یونیورسٹی، تو میں وہاں سے پڑھ کر آئی ہوئی ہوں، اور میرا جو ایکسپیرینس ہے یو ایس اے سے، میں مطلب امریکہ میں واشنگٹن میں بھی پڑھتی رہی، میں یو کے میں بھی پڑھتی رہی، بیکاز آئی ایم ڈاکٹر، آئی ایم ناٹ MBBS ڈاکٹر بٹ آئی ایم آڈیولوجسٹ اینڈ اسپیچ تھراپسٹ. تو آئی ہیو ڈن 55 کورسز ان ماسٹرز اسپیشل اسکلس کیا میں نے لنڈن سے. تو میں انٹرپریٹر بھی ہوں، آئی نو 5 سائن لینگویجز ایز ویل. تو میں وہاں سے جب پاکستان آئی تھی تو تب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو آئی وینٹ ٹو دبئی. میں آئی ایم کوالیفائڈ ڈیزائنر، میں شوقیہ ڈیزائنر نہیں ہوں، اس لیے میں لوگوں کو پیسوں کو ہم جوڑ سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. رابعہ کس طرح سے، اگر میں پورے اس ٹاپک کو کہ جو ہے نا اس کو ایک سلوشن مانگوں آپ سے ناظرین کے لیے، کہ اخلاق یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ہم پیسوں کی ریس میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو اکیلا کیا جا رہے ہیں، دوسروں کو اپنا دشمن بنائے جا رہے ہیں. کیونکہ جب آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، آپ سے لوگ بھاگیں گے، کترائیں گے، بات نہیں کریں گے، آپ جس محفل میں نہیں ہوں گے وہاں پہ آپ کے ایک اچھے الفاظ میں آپ کو یاد نہیں کیا جائے گا، تو اس پیسے کا، اس ڈیکوریشن، اس واوا کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو کیسے اخلاقیات کی طرف کس طرح سے ہے؟ کیونکہ اس وقت جو نو ڈاؤٹ اس وقت جو حالات ہیں لوگوں کو اسٹریس میں ڈالے ہوئے ہیں، لیکن یہ اسٹریس بھی ہمارا خود کا کریٹ کیا ہوا ہے. یہ حالات کے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اتنی اپنے آپ کو اتنی وہ ڈیمانڈنگ چیزیں ہم نے کریٹ کر لی اپنے لیے کہ وہ چاہیے، اب کیسے چاہیے، پھر اس کے لیے ٹینشن ہے. تو اخلاقیات کی طرف کس طرح سے خود کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو، کولیگس کو، سب کو، ایون سب سے پہلے تو اپنے آپ کو لے کر آئیں؟ دیکھیے اس میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ کے پاس ہے اس پہ خوش رہیں، اور کوشش کریں کہ ہر انسان، ایک بندہ یہ کوشش کرے کہ دن میں وہ ایک بندے کو کس طرح خوش رکھ سکتا ہے، اور جس سے آپ چھوٹے گول سیٹ کر لیں کہ میں نے آج ایک انسان کو خوش کرنا ہے، کل دو کو کرنا ہے، کل پھر تین کو کرنا ہے. پورے دن میں آپ اتنے کاموں کو اسکیڈیول کرتے ہیں نا، تو اس میں کچھ 2 چیزیں اچھی بھی کر لیں، گھر سے شروع کر لیں نا. کہ آج اگر کسی نے میرے سے گھر میں لڑائی کرنی ہے یا کوئی اس کو اسمائل کر لو. اور یہ ہے کہ آپ نا ہر انسان کو جب دیکھتے ہیں نا تو اس میں اچھائی دیکھیں، اور اگر آپ کو بندہ برا بھی لگ رہا ہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے اور کتنا خوبصورت اس کو بنائے. اگر آپ کو انسان میں نہیں تو آپ باہر جاتے ہیں، روڈ پہ جاتے ہیں، یہ فرسٹریشن اور اخلاق چیزیں بلڈ کرتا ہے کہ آپ اللہ کی چیزوں کو دیکھ کے ان کا شکر ادا کریں، خوبصورتی سے، دل سے، پیار سے، محبت سے کسی درخت کو دیکھیں اور کہیں کہ کتنا خوبصورت بنایا ہے، یا اللہ کیا یہ چیز ہے. اچھا آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو وہ چیز آپ کو پازیٹیو وائب دے گی. آپ جب پازیٹیو وائب لو گے تو آپ جب کسی کے پاس جاؤ گے وہی پازیٹیو وائب آپ اس میں کنورٹ کرو گے. لوگوں میں اپنی پازیٹیو انرجی کنورٹ کرنا سیکھیں، نہ کہ ان کو نیگیٹو کرنا سیکھیں. اپنی نیگیٹیوٹی ان میں مت ڈالیں، کیونکہ آپ ایک بندے کو نیگیٹو نہیں کر رہے. اگر آپ ایک بندے کو تکلیف دے رہے ہیں تو وہ آگے جا کے سٹریس میں 1500 لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، تو آپ اکیلے نہیں ہیں، گھوم پھر کے آپ کے پاس ہی واپس آئے گا. کارما ہے نا، تو جو آپ کریں گے. لیکن دیکھیں اگر میں خوش ہوں، مجھے آج آپ نے مجھے کہہ دیا کہ، یا میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ مطلب کچھ 4 باتیں میں آپ کے لیے اچھی کرتی ہوں، تو آپ نا ایک دل خوش ہوا ہے آپ نے دل خوش ہوا، اللہ بھی خوش ہوا کہ اس نے میرے بندے کو خوش کیا ہے، تو اس کا اجر ہمیں اللہ دے رہا ہے نا. تو آپ نے خوش تو کر دیا، لیکن میں دل سے، میں نے اوپر سے نہیں کرنا. نہیں، یہاں دکھاوا ہے کہ تم کتنی پیاری ہو، تم کتنی، لیکن اندر
जेलस अंदर कुछ और फैक्टर चल रहा है, हो तो जेलस फैक्टर जो है, और ये हसद, ये देखिए ये हसद जेलसी ये आपके फेस पे अभी नहीं 40 साल के बाद ये चीजें आपकी बॉडी, जो आप कहते हैं ना बीमार, आप देखिए कि वो जो बीमारियों की पॉजिटिव, शक्ल में बाहर हाँ आते जो पॉजिटिव लोग हैं ना हाँ। वो आपको बीमार कम दिखाई देंगे, वो कम बीमार होते हैं। Yes, जो जो हर वक्त नेगेटिव खुश लोग रहने हैं, वाले, हाँ positive जो रहने हर वाले। वक्त सड़ते हैं, जेलस हैं, तो आप देखें कि उनके अंदर क्या, वो हर वक्त आपको ना किसी वक्त से बीमारी पहले में बूढ़े हो हाँ, जाएंगे उनको, किसी और न फिर किसी 40 बीमारी में, प्लस के हाँ। बाद आपके अंदर वो बीमारियां नजर आती हैं। 40 साल के बाद ये बीमारियां, जो आपकी नेगेटिविटी होती है ना, ये निकलती है, क्योंकि आपने कितने लोगों को तकलीफ दी है, कितने लोगों को आपने टॉर्चर किया है मेंटली, तो अल्लाह क्या आपको इसका एक टाइम पे नहीं बताएगा कि आपने क्या किया है? तो इसलिए बेहतर ये है कि आप अपनी पॉजिटिविटी को लोगों तक पहुंचाएं, नेचर से प्यार करें, लोगों को खुश करें। और ठीक है, आई नो ये नेचुरल फिनोमेना है, इंसान है हम, फरिश्ता नहीं है, तो आ जाता है नेगेटिविटी, आ जा, अल्लाह से माफी मांग ले उसी वक्त, और उस बंदे में कुछ अच्छाई देख के उससे प्यार कर ले कि नहीं यार इसके अंदर ये तो अच्छाई है, अगर ये बुरी लग रही आपको लग रहा है आपको कोई नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं, आप फौरन कोई ना कोई अच्छी बात सोचे, उसको उसके मामले में उसको देखकर कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें। अगर आप आउट ऑफ कंट्रोल हैं, अगर आपका इखलाक आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही नहीं है, तो आप फिर बेहतर ये है कि आप थोड़े अरसे के लिए ना कुछ आउटिंग पे जाएं, रिलैक्स होकर आए, और या योगा क्लासेस घर में बैठ के, अब तो टाइम नहीं तो चले बाहर ना जाएं, थोड़ा योगा करें, स्ट्रेस आउट अपना जो है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, वॉक करें, अपनी ना कुछ सोशल एक्टिविटीज वो करें जो हेल्दी हो, उससे आपकी ना ये नेगेटिव चीजें खत्म होंगी और आपका इखलाक भी अच्छा होगा, पॉजिटिव भी होंगे, बच्चों के साथ भी, बाहर भी। तो इस तरह एक बंदा अगर अच्छा हो रहा है तो 15 लोग उससे पीस ऑफ माइंड है, तो आपने 15 लोगों का सोच रहे हैं, ये आपके उस घर से निकल रहे, अब बुराई मत करें किसी घर के तमाम अफराद से ये चीजें स्प्रेड हो रही हैं। हाँ, और किसी की बुराई ना करें, और किसी को ये ना कि तुमने ये नहीं किया, तुम ऐसी, ये अच्छा ही कर लेना, काम छोड़ बस ये तुम वाला और टॉन्टिंग छोड़ दें, एक ये छोड़ दें, ब्लेम गेम का सिलसिला इग्नोर करें। अच्छा कुछ चीजें ना जरूरी है, अल्लाह ने भी कहा है कुछ चीजों को ना नोटिस ना करो, बिल्कुल आप छोड़ दो, करें, मूव ऑन। आपको लग रहा है ना कि ये देखें, फलदार दरख्त पे पत्थर मारते हैं लोग, तो फलदार जो है उस पे पत्थर आने ही आने, तो बेहतर यही है कि आपने तो फल दे, दरख्त रुकता तो नहीं ना, फिर भी फल देता, तो फल दे, तो आप भी ऐसा फल बन जाएं कि, और ऐसा साया बन जाएं कि लोग मार रहे हैं, ठीक है बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके ये वो है, वो अजर एंड है। देखिए आप अल्लाह की रजा के लिए करें कि मुझे रिगार्ड वो देगा, अल्लाह लोगों से उम्मीदें छोड़ दे, जब उम्मीद छोड़ देंगे सब कुछ ठीक हो मैंने यकीन करें कि ये मैं अक्सर मुझे सुनने में आता है ना कि माशाल्लाह तुम इतनी जल्दी सक्सेसफुल हुई, तुम्हारा काम मुझे नहीं पता, इट्स अ मिरेकल, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे होता है काम, कहाँ से आता है, मैं काम कैसे करती हूँ, मैं कैसे जाती हूँ, कहाँ से मुझे कौन बुलाता है, अवार्ड कैसे मिला, क्या हुआ, आई डोंट नो, मैं क्या मुझे तो खुद भी नहीं पता, बस मेरा एक आंसू आता है, ये अल्लाह की देन है, जब आप अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा रहते हैं, जब आप इखलाक उनके साथ अच्छा होता है, आप प्यार मोहब्बत के साथ उनके साथ रहते हैं, किसी का हक नहीं खाते हैं, तो ये चीजें अल्लाह आपको देता है, फिर आपको नवाजता है, जिसकी आपको ख्वाहिश होती है वो आपको मिलना शुरू हो जाती है। थोड़ा मेरा ये कि मैं इतना सा एक आंसू, इतना सा, मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं कि निकला नहीं तो लोगों के सामने मत रोना, अब सोचो वो आपको देगा, हाँ, वो सुनेगा और सुनता ऐसे है कि मैं बल्कि भी रमजान में ही मतलब कुछ काम, आपको पता है इस वक्त एटमॉस्फेयर कैसा है कि बिल्कुल, तो वो जरा काम स्लो हुआ था, तो आई वाज लाइक कि मैं थोड़ा हुई कि क्या काम नहीं है, उसी वक्त मतलब हमें कॉल आती है कि जी वो एक प्रोजेक्ट आ गया, फिर हस्बैंड कहते क्या मांगती हो, यही बात है ना, सच्चे दिल से मांगेंगे तो वो जरूर सुनता है। बहुत शुक्रिया राबिया, आपने वक्त दिया, इतनी खूबसूरत बातें हुई, पॉजिटिव बातें हुई, और दुआ करते हैं कि नाज़रीन इन बातों पे अमल करें, इवन हम भी इन बातों पे इंशाल्लाह अमल करें। वंस अगेन बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ब्रेक की जाने पड़ना है, ब्रेक के बाद और कुछ सेगमेंट्स हैं हमारे, उन पे भी इंशाल्लाह इन डिटेल बात करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। ब्रेक पे जाने से पहले बहुत ही खूबसूरत हमारा सेगमेंट था, घर को खूबसूरत बनाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना। जहाँ हमने घर को खूबसूरत बनाने की बात की, वहाँ घर होना भी बड़ा ज़रूरी है। हम बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की बात करते हैं, जैसे रोटी कपड़ा मकान की हम बात करते हैं, तो अभी जो हमारा सेगमेंट है वो कुछ ऐसा ही है। उसमें हम बात करने वाले आजकल के हालात की बात करते हैं। बहुत ही मुश्किल दौर है, नो डाउट। कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह के हालात से भी हमें गुजरना पड़ सकता है। यानी कि इतनी महंगाई, एक जो बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कह रहे हैं, वो अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। यानी कि पहले हम कहते थे कि जीना मुश्किल है, अब तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। तो रहना सहना इस मुश्किल दौर में कैसे, किस तरह हम सर्वाइव करें, कैसे इसको मैनेज करें, किस तरह से तमाम चीज़ें जो है वो पूरी करें। इवन बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो बेसिक नीड्स हैं हमारी, घर होना चाहिए अपना एटलीस्ट, बच्चों की जो उनकी स्कूल की फीसिस वगैरह, जो घर के जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको किस तरह से पूरा किया जा सकता है, इन्हीं पे आज हम तमाम पॉइंट्स पे आज हम बात करेंगे। इस पे हमें इन डिटेल गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आदिल नवाज भट्टी साहब हमारे साथ हैं। आप जनरल सेक्रेटरी रियल एस्टेट। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपने हमें वर्क किया। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट यहाँ से लेना चाहूँगी, आपको बताया बजट की आमद है, तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से वो जो बजट आ रहा है वो ये जो मुश्किल दौर है उसमें कुछ हेल्पफुल साबित हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मोहम्मद। अगर 3 लफ्ज़ों में बयान किया जाए ना, तो इसको ऐसे कहा जा सकता है कि कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन और कन्फ्यूजन। ओह माय गॉड। तो अभी हम जो है मखमसे का शिकार हैं, कुछ समझ नहीं आ रही। कितने टाइम से हम तकरीबन 1 साल होने को है और ये सुन रहे हैं कि जी IMF का पैकेज साइन हो रहा है और पाकिस्तान किसी डील में जा रहा है, पैकेज में जा रहा है। हाँ। और इंतहाई मतलब कि अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं भी देख रहा था हमारे एक मिनिस्टर साहब को, तो वो बड़े फ़ख्र से ये बात बता रहे थे कि जी हम जब आए तो ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुल्क डूब जाएगा, तो हमने तो मुल्क को बचा लिया। अच्छा। और मुल्क चल रहा है और देखें बड़ा हमने तो सर्वाइव करवा लिया। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि इन हालात में इस जो बेयकीनी की फ़ज़ा थी उसके अंदर मुआशी बदहाली ने जो है मुआशरती निज़ाम और समाजी निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। फैमिलीज़ जो हैं, फैमिलीज़, कारोबार, अदारे तबाह बर्बाद हो चुके हैं 1 साल से। हाँ। जो मुसलसल अब तरीका शिकार है मुआशरा हमारा, हमारे लोग, हमारे परेशान हाल हैं। तो वो फ़ख्र का इज़हार कर रहे थे कि जी हमने बड़े अच्छे तरीके से मुल्क को चला लिया। अच्छा। हम अभी तक IMF में फंसे हुए हैं। जो हुकूमत आ रही है वो अपना एक निज़ाम लेकर आती है। हम जब लास्ट हम सुनते आए हैं, जब से हमने संभाला कि जी पाकिस्तान में होते थे 5 साला मनसूबा बनता था। हाँ। ठीक है, हमेशा उसकी सक्सेसफुल होते थे वो। और हमारे 2 5 साला मनसूबे जो पाकिस्तान बनने के बाद कामयाब हुए, तो पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक ने हमारे मुल्क का रुख किया और उन्हें पूछा कि जी आपने कैसे, कोई हिकमत अमली, कोई मनसूबा बंदी अब नहीं। हर हुकूमत अपना नया निज़ाम लेकर आ रही है। हर हुकूमत जो है आगे पिछले सारे निज़ाम को जो है वो चौपट करके रख देती है और अपना एक नया निज़ाम लेके आ जाती है। कोई बाकायदा प्लानिंग का निज़ाम नहीं है पाकिस्तान में। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो इस बजट में भी कोई रिलीफ हमें आम आवाम के लिए नहीं मिल रहा। यानी कि वो जो मुश्किल दौर है वो मुश्किल तरीन मजीद हो सकता है। देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना कि कन्फ्यूजन है, मुसलसल कन्फ्यूजन है। कोई पॉलिसी सामने नहीं है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। हम 2 चीज़ों के बीच में फंसे हुए ना कि या तो हमने अपनी आज़ादी का फैसला करना है कि आया वाकई मुआशी तौर पे आज़ाद हो रहे हैं, या हम उसी जो गुलामी का दौर है उसको जारी रखना चाहते हैं कि दोबारा हम फिर IMF के पैकेज में जाएंगे, फिर उनके मुतालबात पे चलेंगे। जो अभी जो जितने भी हमारे जो मुआशी एक्सपर्ट्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, जहाँ से हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि आने वाले बजट में जिस तरह महसूस कर लोग समझ रहे थे कि शायद हुकूमत को रिलीफ की तरफ जाएगी। तो ऐसी कोई जो हमें सिम्टम्स नहीं मिल रहे मार्केट में। बजट आने वाला होता है, कहीं ना कहीं उम्मीद होती है कि चलिए कुछ ना कुछ आवाम के लिए भलाई होगी उसमें। बिल्कुल ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। हमें जहाँ तक पता चल रहा है कि हुकूमत दोबारा भारी टैक्सेशन लेकर आ रही है। और जितनी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं वो अब जिस तरह आपने प्रोग्राम शुरू किया तो बात की कि जी जो रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान जो है वो बेसिक ज़रूरत में शामिल है। बिल्कुल। तो इसमें अब ये देखें कि हमारा जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर के अंदर इन्होंने हमारा जो रियल एस्टेट के ऊपर जो हम सेल परचेज करते हैं, जो भी आप परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर 1% टैक्स आप पे करते थे। लास्ट ईयर इन्होंने उस पर 2% टैक्स किया। बहुत ज़्यादा हो गया। एग्जैक्टली लास्ट ईयर इन्होंने 2% किया है और उसकी जो वैल्यूएशन है उसमें भी इजाफा किया। इस साल सुनने में अपर क्लास है, चलो अगर टैक्सेस बढ़े उसको तो फ़ायदा होगा। जो मिडिल जो लोअर क्लास है जिसकी ये बुनियादी ज़रूरत है घर,
یا اس کے علاوہ ادر جو چیزیں ہیں، جب ٹیکسیز بڑھ جائیں گے تو اس کے لیے تو یقیناً سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. دیکھیں نا کہ میں وہی بات جو کنٹینیو اپنی کرنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے یہ گورنمنٹ جس چیز پہ فخر کا اظہار کر رہی ہے کہ ہم نے اس ملک کو سروائیو کروا لیا، یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک کے زر مبادلہ کے کیا ذخائر ہیں. ہمارے ملک سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملک سے صرف لوگ انویسٹمنٹ باہر جا کے ملک کے کرتے تھے، دبئی میں، یورپ میں لوگ جا کے انویسٹمنٹ کرتے تھے. اب یہ ہو رہا ہے کہ لوگ اپنی فیملی سمیت جو ہے وہ اپنا سرمایہ لے کے باہر شفٹ ہو رہے ہیں. فیملیز ہماری جو ہیں وہ اپنے سرمایہ سمیت جو ہے وہ باہر شفٹ ہو رہے ہیں. ملک کا خزانہ خالی ہے، کوئی باہر سے ریمیٹنس تو آ نہیں رہی. ملک کے اندر سے سارا پیسہ ڈرین ہو رہا ہے. پہلے صرف یہ تھا کہ پیسہ ڈرین ہوتا تھا، اب پیسے کے ساتھ ساتھ برین بھی ڈرین ہو رہا ہے. اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو لے کے ڈگریز ہولڈر جتنے بھی لوگ ہیں سارے، وہ فیملیز باہر شفٹ ہو رہی ہے. تو یہ اتنا بڑا ایک بحران ہمارا آنے والے وقتوں میں آنے والا ہے کہ ہمارے محتاط اندازے کے مطابق پچھلے مطلب ہے کہ 10 سے 20 سال کے اندر 125 ارب ڈالر جو ہے پاکستان سے ڈرین ہوا ہے. ٹھیک، 125 ارب ڈالر کے جو محتاط ترین اندازوں کے مطابق، اور یہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ملک ہماری یہ اکانومی جو ہے، ہم نے سنا کہ فائنانس منسٹر صاحب بڑے فخر سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ ٹریلینز کی اکانومی ہے. جب ٹریلینز کی اکانومی ہے تو کیوں ہمارے پاس ذخائر نہیں آ رہے؟ پھر کیوں یہ اتنے مشکل ترین وقت ہمیں آئے دن کیوں دیکھنا کو ملتا ہے؟ 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے وہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، بار بار ان کے پاس جا رہے ہیں کہ جی 1 ارب ڈالر ملے گا. تو ان کا 1 ارب ڈالر ملنے سے ہمیں 1 ارب ڈالر سعودیہ سے مل جائے گا، 1 ارب ڈالر میں UAE سے مل جائے گا، 1 ارب ڈالر میں چائنا سے مل جائے گا. ٹوٹل ہماری جو پالیسی ہے ہم اس پہ بنا کے کھڑے ہیں، اور عوام جو ہے وہ اس ساری جو ششو پانجا ہے اس میں وہ پستی چلی جا رہی ہے. حالات دیکھیں کس طرف جا رہے ہیں، مہنگائی کدھر جا رہی ہے. ریل اسٹیٹ کی اگر آپ نے جو کہ بیچ میں بات کی، گھر کی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں. جو مڈل کلاس ہے یا لوور کلاس طبقہ ہے، جو جیسے تیسے کر کے اپنی جتنی بھی جمع پونجی ہوتی ہے، زندگی کی جو کمائی ان کی ہوتی ہے وہ جمع کر کے گھر خریدنے کی بات کرتے ہیں. سننے میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے کہ کروڑوں روپے جو ہیں وہ ان کے کہتے ہیں کہ ضائع ہو چکے ہیں، جس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ بیچارہ تو کہیں کا نہ رہا. دیکھیں یہی تو المیہ ہے نا کہ ابھی اگر آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ملک میں ابھی تک ہمارے جو ریل اسٹیٹ ہے، جو مکان، جس طرح آپ نے کہا کہ روٹی کپڑا مکان، تو مکان کو جب تک ہم بنیادی ضرورت نہیں سمجھیں گے، اس وقت جو ہے چھوٹے سے چھوٹا مکان، 5 مرلے کا مکان بھی اگر آپ نے بنانا ہے کسی ایسی لیویبل پلیس کے اوپر، آپ 1 کروڑ سے نیچے کوئی گھر نہیں بنا سکتے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہاں پہ جا کے رہیں گے؟ تو دور میں عادل صاحب یہ کہنا چاہوں گی، آج کل تو بیچاروں کے رینٹ افورڈ نہیں ہو پا رہی. بالکل ایگزیکٹلی یہی صورتحال ہے کہ دیکھیں جب پراپرٹی آپ کی جو قیمتیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں اور کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے ہمارے ملک کے اندر، ہر کسی نے اپنی مرضی کا وہ ریٹ جو ہے وہ بنایا. المیہ یہ ہے کہ ہماری اس انڈسٹری کو تسلیم نہیں ہے کہ جب پوری دنیا نے اکانومیز اپنی جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ کے اوپر شفٹ کر لی ہیں. آپ دیکھتے ہیں، اب UAE کو دیکھیں، ٹرکی کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، انہوں نے ریل اسٹیٹ کی بنیاد کے اوپر اپنی اکانومیز کھڑی کی ہیں. آپ سنتے ہیں ابھی آئے روزہ پروجیکٹس کا سنتے ہیں کہ جی آج سعودی عرب میں جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کا پروجیکٹ آ گیا. ابھی UAE کے اندر ایک مون کی شیپ کا انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا. جتنا پاکستان پورا جو ڈیفیسٹ فیس کر رہا ہے اس وقت، اتنا صرف ایک پروجیکٹ وہ لے کر آ رہے ہیں UAE کے اندر. تو یہ ہمارے ملک کے اندر یہ ہے کہ اس کو بنیادی ضرورت کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جا رہا، اس کو انڈسٹری کے طور پہ تسلیم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، عام آدمی کے لیے کوئی سوچ موجود نہیں ہے، کوئی ریگولرائز نہیں سسٹم کو کیا جا رہا. وہی بات ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے. پیغام کیا دیں گے آپ ہمارے ناظرین کو؟ اسپیشلی میں کہوں گی کہ آپ انہیں ایڈوائز کریں کہ اس مشکل دور میں کس طرح وہ خود کو مینیج کریں. بالکل جی، ابھی بجٹ آنے کو ہے اور 9 تاریخ کو بجٹ پیش ہو رہا ہے. تو اس میں میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے 3 میجر فیکٹرز ہیں ریونیو جنریٹنگ میں. اس میں ایک ہے جو فائلرز ہیں ہمارے، جو ٹیکس پیئرز ہیں، ایک نان فائلرز ہیں جو ٹیکس پے نہیں کر رہے، لوگ کسی ٹیکس نیٹ کے اندر شامل نہیں ہیں، اور تیسرا جو ہے اوورسیز پاکستانی، جو اوورسیز پاکستانی ہمیں جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں. تو یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں. ان تینوں کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ریونیو کو میکسیمم کرنے کے لیے اس میں میری یہ تجویز ہے کہ جو فائلر ہیں، جو آلریڈی جو لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں، آپ ان کا ٹیکس ریٹ کم کریں. پاکستان میں ٹیکس کلچر کو فروغ دینے کے لیے آپ کو ٹیکس ریٹ کم کرنا پڑے گا، اور اس میں فائلر آپ کا جو زیادہ سے زیادہ جو نان پیئر جو ٹیکس پیئرز ہیں وہ بھی آپ کے فائلر ہوں گے. اس میں آپ انسینٹیو دیں فائلر کو. یہ میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ پلیز فائلر کے لیے اسپیشل جو ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ کو اسپیشل انسینٹیو اناؤنس کریں. نان فائلر کے لیے یہ ہے کہ اس کو آپ ڈکلریشن کے اندر کوئی ریلیف دیں. آپ اس کو ٹیکس کریں،
آپ اس کو ٹیکس کر رہے ہیں تو وہ آپ اس کو ٹیکس ضرور کریں, لیکن آپ اس کو ڈکلریشن کے اندر ریلیف دیں کہ وہ مطلب جس طرح پاکستان کے اندر جو بہت زیادہ سختی ہے فنڈ ریسورس کے حوالے سے, تو اس میں آپ ان کو ریلیکس دیں, امنسٹی دیں اور ان کو ٹیکس کریں, تو وہ اس سے آپ کو ٹیکس جنریشن میں جو ہے وہ آپ کا اضافہ ہوگا. اور آخری جو اوورسیز ریمیٹنس کے حوالے سے اوورسیز پاکستانیوں کو آپ جو ہے نا وہ کوئی ان کے لیے انسینٹیو دیں, ان کے اسپیشل سیکٹرز جو ہیں وہ اناؤنس کیے جائیں, کسی بھی حوالے سے کسی انڈسٹری کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کے لیے اسپیشل پیکیج اناؤنس کیا جائے, کیونکہ ہماری جو فارن ریمیٹنس ہے اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے. تو اب اوورسیز پاکستانیز کو آپ کو اسپیشل انسینٹیو ان کے لیے اناؤنس کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو ریمیٹنس کا اضافہ ہوگا. یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں, ان تینوں کے لیے ہماری یہ تجاویز ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ, بہت شکریہ رضا. یقیناً ایک خوبصورت پیغام بھی ہے اور ہم سب کو مل کر جو ہے اس ملک کو چلانا, ایک دوسرے کو چلانا, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, خوش رہنا ہے, خوشیاں بانٹنی ہے. پروگرام ختم نہیں ہوا ناظرین, بریک کی جانب بڑھنے, بریک کے بعد ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, تو ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج بہت زبردست تمام تر ہمارے موضوعات ہیں. پہلے 2 موضوع آپ نے سنے دیکھے, جس میں ہم نے کچھ تو خوبصورتی کی بات کی, وہ گھر کی خوبصورتی, اخلاق کی خوبصورتی. اس کے بعد جہاں گھر کی خوبصورتی وہاں گھر ہونا بھی ضروری ہے. ان تمام تر ایشوز, مسائل کو جو ہے وہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا, اس کے سلوشنز جو ہیں وہ بھی ہم نے لیے. اب جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ذرا ذہنی سکون بھی ہونا چاہیے. آپ کے پاس ساری چیزیں موجود ہوں, آپ کے پاس گھر ہے, بینک بیلنس ہے, گھر کی سجاوٹ ہے, ساری چیزیں موجود ہیں, لیکن اگر آپ صحت مند نہیں ہیں, آپ ہیلدی نہیں ہیں, آپ تندرست نہیں ہیں, ان تمام تر چیزوں کا کیا فائدہ؟ یقیناً کوئی فائدہ نہیں. کہتے ہیں جان ہے تو جہاں ہے. اگر آپ صحت مند ہیں, تندرست ہیں, آپ ذہنی طور پر ایکٹیو ہیں, جسمانی طور پر آپ پرفیکٹ ہیں, تو ہی آپ ان تمام تر چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں. تو آج ہم یہ جو انوائرمنٹ ہے اس وقت ہو چکا ہے, جو ہم نے خود سو آؤٹ کریٹ کر لیا ہے, جیسے ڈپریشن والا, انزائٹی والا, اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اور اس میں قدرتی غذا کا کتنا اہم رول ہے, اور ساتھ ساتھ انوائرمنٹ کا پازیٹیو ہونا کتنا ضروری ہے. ان تمام تر چیزوں کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی خوبصورت رہے جناب. تو زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, خوبصورت باتیں, خوبصورت ٹپ دینے کے لیے, خوبصورت مشورے دینے کے لیے, ایڈوائز کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیشتر ہمارے پروگرامس میں آتی ہیں, آپ انہیں دیکھتے ہیں. دکھنے میں تو چھوٹی ہیں لیکن کام بڑے بڑے کرتی ہیں. یعنی کہ بہت ہی کم عمر میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کر رہی ہیں. لوگوں کی کہتے ہیں لوگوں کو تندرست کرنے کے لیے, انہیں پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے, ان کی زندگی میں اگر کہیں نیگیٹیوٹی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ان کی خدمت کر رہی ہیں. یعنی کہ ابھی سے اپنی وہ ذمہ داری کو اتنے خوبصورت طریقے سے سمجھ رہی ہیں, تو سوچیں آگے چل کے وہ اس ملک کے لیے کیا کچھ کریں گی. آپ کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں, ہمارے ساتھ ہیں نبیلہ صدر. السلام علیکم نبیلہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ بتائیں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمیشہ کی طرح آپ کے سامنے. زبردست. نبیلہ, پہلے ہمارے 2 ٹاپک جس میں ہم نے گھر کی خوبصورتی کی بات کی اور اخلاقی خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا. پھر گھر کو بھی ڈسکس کیا کہ گھر کی خوبصورتی ہے تو گھر کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے, لیکن اس مشکل وقت میں کیسے سروائیو کریں. اب ساتھ ہی آ جاتا ہے کہ ہماری صحت, اگر یہ ساری چیزیں ہمیں مل گئی ہیں, گھر بھی ہے, خوبصورت بنا لیے, صحت نہیں ہے آپ کے پاس, آپ ذہنی طور پر آپ کو سکون نہیں ہے, آپ ریلیکس نہیں ہیں, تو ان تمام تر چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے, کیونکہ اصل میں ہماری جو بیسیکلی جس چیز کے اوپر فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس گھر بھی ہے, آپ کے پاس انوائرمنٹ بھی ہے, لیکن اگر آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جو ہے وہ اچھی نہیں ہے, یا وہ آپ سمجھ لیں کہ مضبوط نہیں ہے, یا آپ کے اعصاب اتنے نہیں ہیں کہ آپ ان چیزوں کو انجوائے کر سکیں یا ورک آؤٹ کر سکیں, تو میرا خیال ہے کہ آپ ان چیزوں کی انجوائمنٹ فیل نہیں کر سکتے یا اس کو احساس
पे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि बहुत लाइफ के अंदर मैटर करती हैं। तो इसमें आजकल देखा जाए तो हम एक नफसा नफसी के दौड़ में हैं और ऐसे मटेरियलिस्टिक एक दौड़ में लगे हुए हैं कि मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर चीज़ जो दूसरे के पास है वो पहले मेरे पास आनी चाहिए। तो इस चक्कर में हम हमारी सेहत का ख्याल नहीं रख पा रहे। जो हम कहते थे ना कि वो खालिस ग़िज़ाएँ, कुदरती ग़िज़ाएँ, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड हुआ करता था जो हम खाते थे, जो हमें तंदुरुस्त एक्टिव रखता था, जिसकी वाकई हमारी बॉडी को नीड थी। आज वो चीज़ें हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी, एक स्टेटस सिंबल बना रही है फास्ट फूड को। तो ये कितना नुकसान दे हमारी खासकर मेंटल हेल्थ के लिए? ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि डेफिनेटली जैसे अभी आपने बात की है ना, तो हम लोग तो अपनी टर्म में ना इसको वर्कहॉलिक कहते हैं कि आप मतलब काम के इस हद तक आदी हो चुके होते हैं, क्योंकि आप उस गोल को या उस पॉइंट को आप अचीव करना चाह रहे होते हैं, चाहे वो आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं या आपकी फाइनेंशियल फुलफिलमेंट है या आपकी फ़िज़िकल फुलफिलमेंट है एक्सरसाइज के थ्रू। तो आप ये चाहते हैं कि वो एरा जो है ना फुलफिल हो जाए। तो इसमें ये कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं कि चलें जी हम बाहर से खाना मंगवा के खा लेते हैं, टाइम भी बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। फिर उसके साथ साथ हम देखें कि बाकी बच्चे वगैरह भी उस चीज़ में जो है ना वो इनरोल हो जाते हैं, वो भी फिर वही जंक फूड खाते हैं। यार देखो नबीला, बच्चों का टेस्ट तो हमने डेवलप कर दिया, बच्चों को क्या पता था इन चीज़ों का। माँ ने अपनी आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए बच्चों के हाथ में, मैं इसे जहर ही कहूँगी कि वो थमा दें। ऐसा ही, क्योंकि बॉडी टू बॉडी वेरी करता है ना कि वो आपकी बॉडी पे किस तरह से असरअंदाज हो रहा है। अब वो जंक फूड जो हम खा रहे हैं, हमारी एज के लोग खा रहे हैं, वो डिफरेंट अफेक्ट करेगा, और जो छोटे बच्चे खा रहे हैं वो डिफरेंट करेगा। तो यहाँ पे ये कि जंक फूड के अंदर भी जो है इतनी आप समझ लें कि केमिकल्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से आप छोटे बच्चों को आपने देखा है वो कितने ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। आप उनमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो डेफिनेट सी बात है, जब उन्हें नेचुरल फूड नहीं मिलता तो वो इस तरह से आते हैं, और जैसे ही उनके अंदर एंग्जाइटी, स्ट्रेस और इन चीज़ों के इश्यूज, बचपन से आप देखें डायबिटिक हो जाते हैं बच्चे। तो ये सारी चीज़ें जो, जैसे आपने फूड की बात की है, तो जाहिर सी बात है जब आपको वो चीज़ नहीं मिल रही, नेचुरल ग़िज़ा की तरफ आप नहीं जा रहे, तो वो आपको फिर इन्हीं तरफ जो है लेके जाएगी और जिस्मानी और ज़हनी मसाइल बढ़ते जाएंगे, खुद आएंगे। मतलब अब आपकी मेरी, जब हम बचपन में थे तो हमें नहीं लगता कभी कोई टेंशन, ऐसी कोई सीरियस कोई बात हुई होगी, कोई ऐसा इशू। आजकल छोटे से बच्चे को देखो, मुझे तंग मत करो, मैं बहुत परेशान हूं। ऐसे ही इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, अजीब सा, ऐसा ही है। तो उसमें डेफिनेटली जैसे भी आपने बात की, तो जंक फूड्स का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। और अगर हम बाकी फूड्स की बात करें जो नेचुरल है, कुदरती है, तो उसमें ये कि बच्चों को या हम सबको भी उस चीज़ का लिटरली आदी होना चाहिए, ताकि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का भी ख्याल रख सकें और उसके अलावा मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रख सकें। उसमें जैसे हम लोग मतलब बात करते होते हैं, वैसे तो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली देखते हैं, तो हम उसमें ना फूड को भी बीच में जो है वो रखते हैं। अब उसमें ये कि जैसे ग्रीन फ्रूट्स वगैरह हो गए, आपके येलो फ्रूट्स वगैरह हो गए, बनाना हो गया, उसके अलावा जो है आपका ग्रीन सैलेड्स वगैरह हो गए, वो आपको इतना ज़्यादा आपको अच्छा रखते हैं, आपको फ्रेश रखते हैं, मेंटली तौर पे भी फ्रेश रखते हैं और आपको फिजिकल तौर पे भी फ्रेश रखते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर हमारा फोकस अब नहीं है। अगर वो फोकस हो, अच्छा हम क्या कहते हैं, हमें सब्जियां पसंद नहीं है, हमारे बच्चे कहते हैं, या माएँ बड़े शौक से कह रहे हैं मेरा बच्चा सब्जी नहीं खाता, या उन्हें फ्रूट पसंद नहीं। पॉसिबल कि आपको फ्रूट पसंद नहीं। एग्जैक्टली और फ्रूट का हमने आदी किया हुआ भी नहीं किया, बिल्कुल। हमने फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, फ्रिजी ड्रिंक्स और इन चीज़ों का हमने उसको आदी किया हुआ, क्योंकि फुल हो गए ना। तो अब हम नेचुरल फूड कैसे खाएं? रात का खाना स्किप हो जाता है, दिन का खाना स्किप हो जाता है, या नाश्ता स्किप हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है मैटर बहुत करती हैं सेहत पे भी, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी। तो इसको हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो बच्चों में अक्सर देखने, इवन कुछ यंगस्टर्स की मैं बात करूँगी, याददाश्त की कमी बहुत ज़्यादा आ रही है, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, बहुत कम उम्र में सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ड्रग्स की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। वजह ये कुदरती ग़िज़ा यानी हेल्दी फूड से हट जाना, इन्वायरमेंट जो हमारा माहौल इस वक्त जो हुआ है, इससे ये असरअंदाज हो रहे हैं। बिल्कुल। आप ये देखें कि जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ना, और जब वो डिस्चार्ज हो जाते हैं या फिर वो वापस जाते हैं या काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो हम उन पे ना ये वाला भी फोकस रखते हैं कि आपने जो है अपनी डाइट का ख्याल रखना है। अब आपने सुबह उठना है तो एक मिल्क का ग्लास आपने लाजमी जो है वो पीना है, ठीक है। रात को सोने से पहले इतने टाइम पहले तक आपने बस जो है ना फूड को स्किप करना है, और उसके बाद आप अपनी नेचुरल नींद लें। उसका फ़ायदा यही होता है कि आपकी मेंटल हेल्थ और आपके जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं तो वो बैलेंस होना शुरू होते हैं। लेकिन वो कहते हैं जिस्म को एक ज़रूरत है, एक जो उसके नींद का जो एक टाइम है वो उसको ज़रूरत है। हम क्या करते हैं 2-3 बजे सोते हैं, वो जो 12 से 3 का जो एक मेजर जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वो तो हम जाके निकाल देते हैं। तो कैसे हार्मोन क्रिएट होंगे? बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए होता है। जैसे रेस्ट की बात आपने की कि घर है,
उसके अलावा हर चीज़, हर आसाइश है और रेस्ट नहीं मिल रहा, तो उसमें यही बात है कि आपको अपनी बॉडी को जो है ना वो टाइम देना है जो वो रेस्ट मांगती है बेसिकली। तो उसमें डेफिनेट सी बात है कि आपकी 8 से 12 घंटे की नींद जो है ना वो पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि वो नींद जो है बच्चों की आई थिंक 12 से 15 और बड़ों की 7-8 ऐसी है। तो उसमें ये ना वो टाइम टू टाइम भी वैरी करता है ना, एज फैक्टर से भी तब होता है, क्योंकि बॉडी आपकी जितनी जो है वो काम कर रही होती है, जितने वर्क में होती है, तो उतना उसको रेस्ट चाहिए होता है, जरूरी तो ये चीजें होती हैं। और वो नींद आपकी सुकून वाली नींद हो, तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि अगर आप मेंटली तौर पर रिलैक्स हैं, क्योंकि आजकल के दौर में तो बहुत अजीब सा ही क्वेश्चन हो जाता है कि मेंटली तौर पर रिलैक्स है, क्योंकि हर कोई इंक्लूडिंग मतलब अस के हम बहुत ज्यादा इतनी फ्रस्ट्रेशन में होते हैं कि रात को हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि सुबह क्या करना है। मतलब ऐसी चीजें नबीला हमने सोचना शुरू कर दी हैं, ऐसी चीजों को अपने ऊपर हमने हावी कर लिया है जिनका कोई वजूद नहीं है और शायद वो नीड भी नहीं है, वो जरूरत भी नहीं है। बेजा आप उन चीजों के ऊपर फोकस करके आप अपनी मेंटल हेल्थ को इतना ज्यादा अफेक्ट करते हैं, तो आप वो एंजॉय भी नहीं कर सकते। बोझ डाल रहे हैं ना अपने माइंड के ऊपर, उसकी जरूरत से ज्यादा आप उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं, तो वो यकीनन वो बिल्कुल डिप्रेशन में इंसान जाएगा। ऐसे ही है। तो अब हम अगर सुकून की बात करें, हम जो है वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं, या अगर हम ये बात करें कि जी हम एंजॉय कैसे कर सकते हैं, तो उन चीज़ों को ना आपको एंजॉय करना है, चाहे अब वो आपका कुदरती फूड है, आपका जो है खाने का टाइम है, आपका सोने का टाइम है, या आप ये कह रहे हैं कि माहौल में आप किसी जगह पे बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आपने उस चीज़ को फील करना है, उसको एंजॉय करना है, ताकि आप मेंटली तौर पे, फिजिकल तौर पे रिलैक्स हो सकें। अच्छा, हमारा ये भी नबीला मसला है ना कि हम अगर कुछ खा रहे हैं तो उस फूड को एंजॉय नहीं कर रहे होंगे, 10 टेंशनों में और पड़े होंगे, और टेंशन किस में? मोबाइल फोन के थ्रू। जो खा रहे हैं वो भी हमारे लिए अच्छा साबित नहीं हो रहा, क्योंकि हम तो खाने पे फोकस ही नहीं कर। हम लोगों को बचपन में ना ये चीज़ बताई जाती थी कि बैठें, आपने बैठना ऐसे, खाने के आदाब ऐसे हैं, और यहाँ से आपने उठना नहीं है, खाने के टाइम पे कोई भी आए तो आपने पहले खाना खाना है, उसके बाद फिर आपने बाकी चीज़ें। और अभी हमारी अपनी रूटीन इस तरह से कि चलते फिरते आप हाथ में कुछ है तो इस पे बात करते, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस रूटीन पे बात करते, और बाकी हम ये ऐसा कर रहे हैं और ये चीज़ गलत है, जो कि इसी की वजह से हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो है वो मुतासिर हो रही है। मज़ीद नबीला से जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक हम बात करें आपकी सेहत के हवाले से, ज़हनी और जिस्मानी सेहत पे बात की जा रही है, और साथ ही साथ माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, कुदरती ग़िज़ाओं को मद्देनज़र रखते हुए हम बात कर रहे हैं कि कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी खामियाँ हैं, कौन सी कोताहियाँ हमसे हो रही हैं जिनको हमने ख़त्म करना है, जिनसे अवॉइड करना है, जिनको इग्नोर करना है, ताकि हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो है वो अच्छी रह सके। नबीला, हम अपनी आदत की बात कर रहे थे कि ये खाने पीने के जो रूटीन है, जो जिस तरह से खाना जाए, हमें आदाब सिखाए जाते थे, वो आप बात मुकम्मल कर लीजिए। बिल्कुल, इसी तरह से अगर हम इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें, और एंग्जाइटी और अफरा तफरी के अलावा कोई फूड है, या हम दोपहर का खाना खा रहे हैं, रात का खा रहे हैं, कोई चाय पी रहे हैं, तो उस चीज़ को आप एंजॉय करें। जब आप एंजॉय करेंगे तो डेफिनेट सी बात है कि वो आपको एक हैप्पी केमिकल्स आप में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आप फ्रेश फील करते हैं। अब अगर हम पहले वक्तों की बात करें, कुदरती ग़िज़ाओं की बात करें, बहुत ज़्यादा वो खाने नहीं बनाए जाते थे, बहुत ज़्यादा डिशेस तैयार नहीं होती थी, एक आधी डिश होती थी, सारी फैमिली मिल के बैठ के खाते थे, किसी ने फ़ोन यूज़ नहीं करना, किसी ने बातें नहीं करनी, खाने के वक्त खाना खाना है, और चाय का टाइम होता था, मिल बैठ के सब चाय पीते थे, यानी कोई और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ नहीं होती थी, यानी कि हम जो खा रहे हैं वो भी हमारे लिए सेहतमंद होता था, और जो माहौल, जो इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ हुआ है वो भी पॉजिटिव होता था। लेकिन अब ये चीज़ें बिल्कुल, जितनी तेज़ी से हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उतनी तेज़ी से ये चीज़ें बदलती जा रही हैं। और आप इसीलिए देखें कि एक एरा होता है ना एज का, वो भी आप देखें कि कम होता जा रहा है, 60 तक, 50 तक, और उसके अलावा 30 से 100+ हो जाते थे लोग, कहाँ गए वो? डायबिटिक्स के इश्यूज हो रहे हैं 30 के बाद ही, और उसके अलावा और 30 के बाद क्या, हमने पिछले दिन इस पर प्रोग्राम किया, पैदाइश से ही डायबिटीज़ के इश्यूज़, फिर यूथ में, यानी कि उन्होंने कहा कि 18
जो 18th ईयर के बच्चे हैं उनमें ये इश्यूज पाए जा रही है, बीमारी पाई जा रही है। एग्जैक्टली तो इन्हीं चीज़ों को फोकस करने की ज़रूरत है और हमें देखना है, और ये हमने खुद अपने सेल्फ पे देखना है। अभी आज सुबह ही मेरी मतलब बात हो रही थी, मैं अपने स्टाफ के साथ डिस्कस कर रही थी इन चीज़ों के हवाले से, तो मैं ये कह रही थी कि आपको अपना ख्याल ना खुद रखना पड़ता है। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि हेल्दी कर रही हैं आपको, आप उन चीज़ों को देखें, क्योंकि आपको अपने ऊपर भी लगाना है और उन्हीं चीज़ों को आप एंजॉय करके करें, क्योंकि आपका पूरा जो दिन है जिस तरह अगर देखें हम बिजी रूटीन है और उसमें हम उन चीज़ों की तरफ देख ही नहीं पाते, फोकस ही नहीं कर पाते, तो कौन सा टाइम है आपका, कौन सा रेस्ट का टाइम है? एटलीस्ट आप जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। और अगर आप लोगों की ही सेहत अच्छी नहीं होगी, आप अच्छा खा नहीं रहे हैं, आपका माहौल अच्छा नहीं है, यानी कि स्ट्रेस वाला माहौल है, हमेशा नेगेटिव वाइब्स उसमें आ रही हैं, तो ऐसी कमाई का या ऐसे बिजनेस का क्या फ़ायदा? बिल्कुल। और ये है कि हमें फिर खुद देखना है कि हम उस चीज़ को डिवाइड कैसे कर रहे हैं, और इसमें डिवीजन और ठहराव, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपकी सोच है ना, ठहराव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जितना आप अपने अंदर ठहराव लेके आएंगे कुछ चीज़ों को लेके, तो उतना आप देखेंगे इंस्टेंट, जल्दी, रैपिडली सारा कुछ। एग्जैक्टली मतलब एक अफरा तफरी जो है ना वो हर मामले में रहती है, और स्लो है तो हम बहुत ही स्लो हैं, तो ये नहीं हम बैलेंस नहीं क्रिएट हो पा रहा। तो बैलेंस में यही चीज़ होती है कि चाहे वो आपकी ग़िज़ा है, आपकी डेली रूटीन है, आपकी सोच है, या आपकी पूरे दिन की एक्टिविटी है, तो उसमें आपने चीज़ों को बैलेंस करना सीखना है, और ये आप ही सामने वाले को बता सकते हैं कि ये आपके डोमेन्स हैं। लेट्स सपोज अभी जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका आप सोचें कि उनकी रूटीन इस तरह से सेट हुई होती है कि ऑटोमेटिकली बाकी कहते हैं कि अच्छा अभी हमने इनको कॉल नहीं करनी, मे बी वो सो गए हों, ठीक है, वो अभी 7 बजे उठे होंगे, अच्छा आप इतने बजे से इतने बजे तक कॉल करें, यहाँ पे वो अवेलेबल होंगे। अब आप उन लोगों से पूछें जो रिलैक्स हैं, वो इसी वजह से रिलैक्स हैं, वो टाइम भी देते हैं और वो अपने आप को भी टाइम देते हैं, सामने वाले को भी ये चीज़ क्लियर होती है कि अच्छा उनका भी अपना टाइम है, और अगर वो गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो बाकी मामलात को भी लेके चल रहे हैं, तो आप देखें कि वो हेल्दी हैं। अच्छा नबीला, ये इन्वायरमेंट हमें खुद क्रिएट करना है, और मेरे ख्याल से अगर हम घर से शुरू करें कि ये अपने मॉडर्निज्म से निकल आएँ, अपने ये जो स्टेटस सिंबल चीज़ें बना रखी हैं इससे निकल आएँ, एटलीस्ट अपनी सेहत का देखिए, अपनी सेहत का ख्याल करें। अगर तो हम हेल्दी लाइफस्टाइल स्पेंड करना चाहते हैं, मज़ीद जीना चाहते हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो घर से ही चीज़ें शुरू करें। और ये एक औरत स्टार्ट ले तो हो सकता है, क्योंकि कामचोर आजकल हम ख़वातीन बहुत हो रही हैं कह सकते हैं आप, देखें कह सकते हैं हम इस चीज़ को, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो डोमेन है ना वो है ही डोमेन, मतलब हम फीमेल्स का जो रूटीन हमने बच्चों के लिए सेट करेंगे घर से शुरू होगा, घर से वही चीज़ आप देखें, जैसे एक है कि वो अगर वो खुद रेस्ट कर रही है ना, तो बच्चे भी साथ में रेस्ट कर रहे हैं, वो 2 बजे उठ रहे हैं सुबह, वो 2 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो वो खाना कितने बजे? अगर माँ मोबाइल पे मुसलसल लगी हुई तो वो भी इस चीज़ की डिमांड करेंगे, माँ मुसलसल टीवी देख रही है तो बच्चे भी ये डिमांड करेंगे, तो इसीलिए उनको भी एक्टिविटीज़ में इस तरह से छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देके और बैलेंस करना उन्हें सिखाएं कि किस तरह से आप अपनी चीज़ों को हर जगह मेरे ख्याल से आपके तकरीबन हर सेक्टर में घर के आसपास कहीं ना कहीं पार्क मौजूद होता है, आप बच्चों को वहाँ ले जाएं। एग्जैक्टली छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी करवा ले, अगर आपका घर है, लॉन है, छत है, आप वहाँ चले जाए, वहाँ निकल जाए, लेकिन बेडरूम से बाहर एटलीस्ट निकले। बिल्कुल, क्योंकि और दूसरा ये कि आपको रिलैक्सेशन तब भी होती है जब आप फिजिक को थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ भी लेके आते हैं ना, क्योंकि देखिए बात वही है ना कि हर ये ट्रायंगल है, ये मतलब मिक्स हो जाता है कि आपकी ग़िज़ाइयत, आपकी सोच और आपके जो है बॉडी फिजिक है, ये चीज़ें ये आपस में कनेक्शन है। अगर हम इन चीज़ों को बैलेंस करना सीखें तो आप देखिए जो हेल्दी लोग हैं, अगर आप उनसे इंटरव्यू करें या उनके साथ बात करें और आपको हेल्दी जो है वो बताएंगे कि हम हेल्दी कैसे हैं, मतलब मेंटली तौर पे भी, फिजिकल तौर पे भी, और उनके देखें सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं, उनके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छे होते हैं, उनके अंदर से आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, उनके अंदर आपको इरिटेशन नजर नहीं आएगी, उनके ऊपर जितना भी प्रेशर होता है ना चीजें, तो वो हमेशा सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, रिलैक्स होकर सोचते हैं, वो एकदम से वो एक्शन का रिएक्शन नहीं करते, वो जरा ठंडे दिमाग से कहते हैं ना, सोचते हैं कि ये चीज़ मुझे अगर मैं सडन डिसीजन लूंगा तो क्या किस हद तक मेरे लिए, दूसरों के लिए नुकसान का बायस होगा, या कितना वो पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, या किस तरह से होता है, तो ये चीज़ें जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा घर से अगर ये हम चीज़ें शुरू करें तो किस तरह एक फ़र्स्ट स्टेप की अगर मैं बात करूँ तो ख़वातीन कैसे फ़र्स्ट स्टेप लें, तो ये हम जो कुदरती ग़िज़ाओं की बात करें या माहौल की बात करें, ये कुदरती ग़िज़ाओं की तरफ भी आ सके और माहौल भी जो है वो बेहतरी की तरफ आ सके। सबसे पहले ना घर का एनवायरनमेंट जो है ना वो अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, लाइक कोई छोटी छोटी पिंच ना हो, हर कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखे। मैं हमेशा एक ही बात करती हूँ कि एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना सीखें, दूसरा एक बैरियर भी रखें जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं। जब वो आपकी बाउंड्रीज और आपकी बैरियर जो है वो आपके क्रिएट हुए होंगे और उसके बाद
آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی. آپ کسی نیگیٹو کہ اس نے کیا کہہ دیا, اس نے کیا کہہ دی, یہ چیزیں, پھر آپ کا گول کس طرف جائے گا کہ میں نے اپنی روٹین کو سیٹ کیسے کرنا ہے, اور میں جن لوگوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں ان کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے, اور میں کیسے پازیٹیو چیز کو انٹروڈیوس کروا سکتی ہوں جو کہ ہیلتھ کے لیے بھی بہتر ہے, جو میرے لیے بھی بہتر ہے, اور جو باقی لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے. اس میں مشکلات آتی ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتی. ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ نے کسی بھی مقام پہ پہنچنا ہے, کوئی بھی آپ نے بڑا اسٹیپ کوئی لیا ہے, آپ کو اچیومنٹ چاہیے, سکسیس چاہیے, تو پرابلمس تو آئیں گی. پرابلمس. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں, آج کل نا اتنی ورائٹی ہے چیزوں میں, اتنی ورائٹی ہے, اور ہم نے نا اپنے آپ کو اس ورائٹی میں الجھا دیا, لیکن اس کو سلجھایا انہی چیزوں سے جا سکتا ہے. کیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ انہیں پریزنٹیبل طریقے سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کھانے کا دل کرے. ناشتہ آپ مطلب اکثر ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں یہ چیزیں ناشتہ کرنا ہے, نہیں آپ ناشتہ بنا کے رکھیں نا, کیوں نہیں کریں گے بچے؟ بالکل کریں گے, آپ بنا کے رکھیں تو صحیح. بالکل. اور اس کے بعد پھر یہ کہ آپ ان کی روٹین ایک دن کچھ ورائٹیز, چھوٹی چھوٹی گھر میں ہی چیزیں ہیں ان کی ورائٹی, تو ان میں نا وہ آپ اٹریکشن آئے گی کھانا کھانے کی, ناشتہ کرنے کی, تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد کھانے کا ٹائم ہوتا ہے تو بچوں کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا کھانے میں یہ چیز آپ چھوٹی چھوٹی گھر میں ہی, مطلب کیونکہ وومن ہی ہے نا تو وہی ان چیزوں کو بناتی ہیں, چیزیں کرتی ہیں, جیسے بھی آپ نے وومن کی بات کی, وہی ان چیزوں کو جب کریں گی تو ڈیفینیٹلی کیوں نہیں یہ فرسٹ اسٹیپ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوگا. بالکل ہوگا. اور روٹین بنانا بہت, لیکن اگر مائیں سوتی رہیں گی, سو وہ بچوں کو ٹفن میں فاسٹ فوڈ ڈال کے دے دیں گی یا پیسے دے دیں گی کہ بیٹا آپ کینٹین سے جا کے کھا لینا, تو وہ روٹین کیسے ان کی چینج ہوگی, وہ کیسے ماحول بدلے گا, یا کیسے وہ صحت مند ہوں گے, وہ یقیناً پھر ڈپریشن میں جائیں گے. وہ جو ہم ذہنی صحت کی یا جسمانی صحت کی بات کریں, جو کہ بچے ذہنی طور پہ بھی کمزور ہو رہے ہیں, جسمانی طور پہ بھی کمزور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو یہ جو اگر اس کے اوپر ورک آؤٹ کریں تو پھر بہت پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے پرسنالٹی میں بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم مرد حضرات کی بات کریں تو گھر میں ان کا بھی بڑا اہم رول ہے, تو وہ تھوڑا اسٹرکٹلی فالو کروائیں. سو یہ خواتین اس بات کو برا بالکل مت مانیں, ان کے فائدے کے لیے بات کر رہی ہوں. ویری مچ پازیٹیو پوائنٹ کہ اگر ایک میل ہے گھر میں یا وہ ہے تو وہ ان چیزوں کو, کیونکہ یہ میں نے دیکھی ہے یہ پازیٹیوٹی کہ اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں نا تو ان کا ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نہیں میرے ہسبینڈ جو ہے, میرے بھائی, میرے ابو, تو یہ لوگ نا ان کی روٹین بنی ہوئی ہے, تو مجھے اس روٹین کے اکارڈنگلی ڈیفینیٹ سی بات ہے, یہ نیچر ہے, کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. ناممکن نہیں ہے. دیکھیں یہ نیچر ہے کہ جو مرد فگر ہے نا تو وہ ایک اتھارٹیٹیو ہے, اس کے ڈیسیجن میکنگ پاور اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ ان چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکتا ہے, تو کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پازیٹیو ایک امپیکٹ ہے. ہر چیز اکیلے نہیں ہوتی, مل کی ہوتی ہے, اور آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے تو وہ پازیٹیو ہی ہوگا. ٹیم ورک, تو یہ فیملی ورک ہے, اس میں سب کو مل کر جو ہے وہ اپنا اپنا رول پلے کرنا ہوگا. اگر کوئی بات کرے کہ یہ صرف فیمیل کا کام ہے, یعنی کہ ماں کا کام ہے یا بہن کا کام ہے یا بیوی کا کام ہے, تو ناٹ پاسبل. اگر بھائی ہے, باپ ہے, ہسبینڈ ہے, بیٹا ہے, ان سب نے مل کر اپنے اپنے رول پلے کرنے ہیں, اپنی اپنی پسند کو یہ کہ آدھے بتاتا جائے, اور اگر ایک دفعہ نہیں اچھا لگے گا, دوسری دفعہ اچھا نہیں لگے گا, تیسری دفعہ خود ہی اچھا لگے گا. بالکل ایسے تو ایٹ لیسٹ یہ جو اسٹیٹس سمبل ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. ناظرین کو جو ہے وہ ایک سولوشن کہوں یا ایڈوائس جو ہے وہ کیا دینا چاہیں گی, کہ اس وقت اسپیشلی میں کہوں گی کہ آپ نوجوانوں کو سولوشن دیں جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں, قدرتی غذاؤں سے بھاگتے ہیں, سوری ٹو سے ایک نیگیٹو انوائرمنٹ کریٹ کر رکھا ہے, کیوں ٹمپریری وہ مصنوعی خوشیوں کے لیے انہوں نے جو کریٹ کر رکھا ہے, جس کی وجہ سے ان کی ذہنی اور جسمانی صحت دونوں متاثر ہو رہی ہیں. کیونکہ لیکن دیکھا جائے تو اس ملک کے لیے ابھی انہوں نے بہت کچھ کرنا ہے. ابھی سے ان کی یہ کنڈیشن ہو جائے گی تو آگے نہ وہ آپ خود کو سنبھال سکیں گے, نہ فیملی کو, تو ڈیفینیٹلی نہ اس ملک کو. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے پہلے جو ہماری یوتھ ہے اور ہمارے بچے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا سیکھیں, اور اپنے ارد گرد کا جو ہے نا سپورٹیو سسٹم اسٹرانگ کریں. جب آپ کا سپورٹیو سسٹم اسٹرانگ ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہاں سے پازیٹیو وائبس بھی ملتی ہیں. ڈیفینیٹلی گھر بھی آپ کا بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. جیسے ابھی ہم گھر کی بات کر رہے تھے, تو وہ تو آپ کو ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ کنیکشن ہوں گے, پازیٹیوٹی آئے کی چیزیں ہوگی, سپورٹ گروپ اپنا اسٹرانگ کریں, اور اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں. خود اعتمادی, ٹھیک ہے. ابھی میں نے جتنی بھی یوتھ ہے نا ان کو مطلب میں نے دیکھا ہے بہت لتھارجک ہے, یا بہت ایک نارسزم میں ہے, یا مطلب اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھنا یا بالکل نہ سمجھنا, یا بہت زیادہ فرسٹریشن میں چلے جانا. تو ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے سب سے پہلے سکون لے کے, ٹھہراؤ لے کے اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ کی اپنی خود کی پرسنالٹی, خود کی شخصیت, خود کی سوچ کس حد تک پازیٹیو ہے, اور آپ کس حد تک اپنے آپ کو بہتر دیکھ سکتے ہیں. جیسے جیسے آپ ان چیزوں کو بہتر دیکھیں گے تو آپ کی پرسنالٹی بنتی ہے خود ہی. بالکل, لیکن ایٹ لیسٹ اپنے آپ پہ بھروسہ تو کریں, بھروسہ کریں. کیونکہ ایک انسان کو نا, ان یوتھ کو اپنے بارے میں بہت اچھے بہتر طریقے سے پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کتنے خوبصورت اسکلز ہیں.
تو انسٹیڈ آف کہ اس چیز کو ہم نیگیٹو طریقے سے یوز کریں, اس چیز کو پازیٹیو طریقے سے یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں, آپ بیٹھ سکتے ہیں, ڈسکس کر سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو کھنگال سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. تو یہ میں میسیج دینا چاہتی ہوں کہ اپنے آپ کو بہت خوبصورت پیغام. تھینک یو سو مچ نویلا, آپ نے وقت اتنی خوبصورت باتیں نہیں. یقیناً ناظرین خود اعتمادی بہت زیادہ ضروری ہے. نوجوانوں کی بات کر رہے ہیں, نوجوانوں کو اس لیے ہم نے ٹارگٹ کیا کیونکہ اس وقت ہمارے 50% سے زیادہ جو ہے ہماری یوتھ ہے, تو ہم بالکل نہیں چاہیں گے کہ وہ ذہنی طور پہ یا جسمانی طور پہ کمزور ہوں, بیمار ہوں. ایکٹیو ہونا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور یہ یقیناً گھر کے ماحول سے شروع ہوگا. گھر کا ماحول اچھا رکھیں. قدرتی غذاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں, یقیناً آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے, تو انہی غذاؤں کی طرف آئیں. اسٹیٹس سمبل کچھ نہیں ہے, یہ صرف اور صرف آپ کو ڈپریشن میں ڈال سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. خوش رہیں, خوشیاں بانٹیں, اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی پازیٹیو رکھیں, ان کی خوشیوں کی بھی وجہ بنیں. یہی خوبصورت زندگی ہے, اور اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نے